8 घंटे में पैदा होने वाले सभी लोग अपनी पत्री लेके घूमते रहते हैं कि देखो जी हमारे तो मालव्य योग है, स्वराची है, केंद्र में है सर, हम तो खाली बैठे हैं, हम पे तो धन ही नहीं है। ऐसे योगों को वेरिफिकेशन करने के लिए पामिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जो आपकी यूनिक चीजों को बताती है। पामिस्ट्री इटसेल्फ अ प्रॉपर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। आप दुनिया में किसी भी रंग की लड़की या किसी भी रंग के लड़के से शादी कर लो उसके बाहरी आवरण को देख के, लेकिन जैसे ही शादी होगी उसके तुरंत नेक्स्ट डे से उसमें वही व्यवहार आ जाएगा जो आपकी पत्रिका में उस संबोधित प्लैनेट के पास है। आप किसी को 1, 4, 7, 8 या 12 में देखा और कह दिया कि मांगलिक है। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने बताया तरीका देखने का। ये एग्जैक्ट जो है वो मांगलिक किस तरह देखे जा सकते हैं कि वो मांगलिक दोष नुकसान करने वाला है कि नहीं। फिर टाइमिंग ऑफ जो मैरिज है वो भी देखी जा सकती है। अगर हमारी लाल किताब में इनको नामी शेरों का शिकारी कहा जाता है, जिनसे कोई लड़ना नहीं चाहेगा तो ये वहाँ भी जाके लड़ लेंगे सर। देखिए, अगर आप किसी देश पे रहते हैं वहाँ सबसे बड़ा डॉन हो सकती है आपकी सरकार। सरकार से ही लड़ने के लिए तैयार है तो हवा प्रतीक के जो मोटा था और उसके मोटापे के लिए आपने खूब उसका मजाक उड़ाया, खूब उसने बातें कही और उसने बुरा माना। अगर ऐसा है तो वो उसी की बद्दुआ आपके लगन के बृहस्पति का रिजल्ट नहीं देने देगा। ये सेकंड हाउस का बृहस्पति धन चुराने के कारण आपको जो अच्छे फल देने चाहिए उसमें दिक्कत देगा और धन के लिए तत्ता देगा। अपनी इमरजेंसी को त्याग कर दूसरे की जान बचाने दिए, तभी तो आप गैबी ताकत के मालिक कहलाएं। ऐसे कर दिया मंदिर परिवेश के अंदर आपको खराब कार्य नहीं करना तो बृहस्पति नो सेटल्ड रहेगा कि मेरी जो जगह है वहां पे राहु मत पहुंचाना, वहां पे गंदगी मत पहुंचाना। चौथे बृहस्पति वाला अपने हिस्से के अलावा उसे अगर कहीं से ऑफर होता है तो अगर वो उसको भी ले लेता है ना तो इससे पापा हम अपनी राय रखना चाहते हैं। हाँ तो बेटा मोस्ट वेलकम, बताइए। ये नहीं अरे तू रहने दे, मुझे पता है तुझे कितना आता है। जैसे ही बोला ये बृहस्पति 5 आपको बाहरी दुनिया में नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आपकी बाहर बेशक इज्जत होगी, घर में इज्जत नहीं मिलेगी। ये जो भी बैठे हैं वो लगा के भी देख लें। बृहस्पति जिस जेंट्स के 7वें घर में होता है उसकी पत्नी बहुत अच्छी होती है, बहुत निभाने वाली निकलेगी जी, उसको एंड तक नहीं छोड़ेगी चाहे वो कितना खराब हो जाए। पर जिस लड़की के बृहस्पति 7वें घर में है, 10वें घर का बृहस्पति जैसे शनिदेव के घर में बृहस्पति आ गए हैं तो अब शनिदेव चाह रहे हैं कि काम करे ये, बस वो बृहस्पति को शनि के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ना पिछले जन्म में इतनी पूजा पाठ करके आया होता है, इतनी, तो इसको इस जन्म में कोई पूजा पाठ नहीं, इसने कहा है कि कर्म करने के लिए आए हो, कर्म करो, बहुत आप पूजा पाठ करके आए हो, धर्म कर्म, तो इस जन्म में सिर्फ आपने काम करना है, काम ही काम। बहुत अच्छा अनुभव है मेरे कहने से। एक बार उस कर्म को करके तो देखो। यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है लाल किताब में। कई लोग कहते हैं कि जो हस्बैंड है उनका स्वभाव मेरे बिल्कुल पापा जैसा है। ये आप कुंडली में देख के बता सकते हैं। अच्छा, कैसे सर? बड़ा सिंपल है कि आजकल रील्स में बहुत अलग-अलग तरह की रेमेडीज बताई जाती हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो काफी लोग भ्रमित भी होते हैं। क्या सच में जो शुक्र के उपाय हैं काम करते हैं? वारमीर ने भी कहा है ना कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसे आप इष्ट कृपा और इंटेंशन के साथ यदि अच्छे तरीके से करेंगे तो मोक्ष के द्वार पहुंचाने में ये सबसे आसान और सबसे जल्दी मेथड है। नमस्कार दोस्तों, मैं राखी कृषा आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट फिर से हम लाए हैं अपनी बहुत से सवालों के जवाब लेने के लिए, जैसे कि टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या है? क्या हमारी जो शादी है वो टिकेगी या नहीं टिकेगी? और इसके साथ-साथ और भी कई सवाल होंगे, जैसे कि बृहस्पति ग्रह किस तरह हमारे जीवन में काम करते हैं? और शुक्र ग्रह के जो उपाय आजकल बताए जाते हैं, क्या वो सही हैं? उनको करने से शुक्र ग्रह सच में एक्टिव हो जाता है? और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। और तो चलिए देर नहीं करते, चर्चा शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं सुशांत कश्यप जी का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ताकि जी कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस मंच पे आने की, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपके पॉडकास्ट पर अभी तक जितने भी
ज्ञानी व्यक्ति आए हैं, सभी के पॉडकास्ट बहुत दिलचस्प और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। और आप जिस सरलता से और स्पष्टता के साथ क्रिस्टल क्लियर चीज़ों के साथ में प्रश्न करती हैं, वो बहुत प्रभावी होता है और उससे काफ़ी इस चैनल के व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। जी, थैंक यू सर। कोशिश रहती है सर यही कि जेन्युइन जो है लोगों तक पहुँचाया जाए और जेन्युइन जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो यही इनवाइट किए जाएँ सर। और बाकी आज जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए बड़ा अलग-सा आज का पॉडकास्ट रहने वाला है क्योंकि अभी तक मैंने जो पॉडकास्ट किए हैं, वो लाल किताब भी पर भी किए हैं, वास्तु पर भी किए हैं, वैदिक पर भी कुछ किए हैं, लेकिन आज जो है वो एस्ट्रो पामिस्ट्री है, वो मेरे लिए बिल्कुल नया है। और मुझे पता है कि आज का पॉडकास्ट जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें कई नई चीज़ें भी हमें मिलेंगी। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट को अपने प्रश्नों के साथ। जी, बिल्कुल। जी। सर पहले तो जो एस्ट्रोपामिस्ट्री है आपकी स्पेशलाइज़ेशन, सर ये आप हमें थोड़ा-सा बताएँगे कि ये क्या है और ये कैसे आम लोगों की हेल्प कर सकती है? जी, बिल्कुल। देखिए एस्ट्रो पामिस्ट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, एस्ट्रो मीन्स आपका बर्थ चार्ट रीडिंग और पामिस्ट्री मतलब आपके हाथ की रीडिंग करना, ठीक है? इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ऐसे है कि ये तो हमें पता ही है कि हस्तरेखा और ज्योतिष ये दोनों बहुत पहले समय से चल रही है और देखा जाए तो हस्तरेखा पहले आई है या हम कहें कि हस्तरेखा तो आप किसी भारतीय परिवेश के व्यक्ति से मिलेंगे तो वो ऐसे हाथ कर देगा कि अच्छा आप जोशी हो, हाथ देखना मेरा। तो यानी हाथ एक जुड़ा है। अच्छा हाथ का बेनिफिट क्या है हमारे लिए? देखिए पराशर ऋषि ने जब पराशरी पद्धति बनाई थी कुंडली की, उस समय पे जो जन्म दर थी या बर्थ रेट था, वो इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है? तो उस समय पे पत्रिका जो बनती थी, तो वो पत्रिका बहुत लोगों से ज़्यादा सेम मिल पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो वो जो नियम थे, वो दशाएँ, वो सब चीज़ प्रयोग करके, योग करके देखते थे। इसके बाद वक़्त बदलता गया, लोगों की बर्थ रेट भी बढ़े, जनसंख्या भी बढ़ी, तो इसमें जब प्रॉब्लम आने लगी कि कुंडली सेम होने लगी और फिर दशाएँ भी सेम होके भी डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में फिर विभिन्न ज्योतिष की विधाओं का निर्माण हुआ। जैसे जेमिनी ज्योतिष भी है, केपी एस्ट्रोलॉजी बनाए गए कि अब उन्होंने 27 नक्षत्र का जो नववांश है, वो 249 नववांशों में डिवाइड कर दिया कि भई अब इसे थोड़ा माइन्यूटली कर लेते हैं। ठीक है? देन उसके बाद में ये चीज़ भी फेल होने लगी क्योंकि बर्थ रेट और तेज़ी से बढ़ रहे थे। देन फिर कस्पल इंटरलिंक थ्योरी आई खुल्लर साहब की जिन्होंने कहा कि नहीं बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अब हम इसे और माइन्यूटली चलेंगे तो उन्होंने 27 नक्षत्रा इंटू 9 कर दिया जो कि सब लॉर्ड थ्योरी पे चला गया यानी कि टोटल हो गए 2187 नवमास। ठीक है? ये इसलिए किया गया कि एक व्यक्ति एक समय में 1 घंटे में उस 2.5 घंटे के लगन के अंदर सारे बच्चे पैदा होने के बावजूद भी उनके डिफरेंसेस को देखा जा सके। बट मैं ये कहता हूँ कि पामिस्ट्री इन सारी विधाओं को सिंपल फॉर्म में ये कहती है कि जब आपने जन्म लिया, जन्म के साथ-साथ आपके हाथ की जो रेखाएँ हैं, वो आपके सगे भाई से भी मैच नहीं करेंगी। राइट। कुंडली तो छोड़ दीजिए, कुंडली तो फिर भी मैच कर जाएगी, लेकिन आपके हाथ की रेखाएँ आपके सगे भाई से भी मैच नहीं करेगी। इवन आप आधार कार्ड पे जब जाते हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है, वो आपके अलावा किसी से मैच नहीं करता। बिल्कुल सही। आप पासपोर्ट में आपकी आँखों का जो रेटिना है, वो आपके अलावा किसी से मैच नहीं करता है। तो ये आइडेंटिटी डिफरेंस तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अब आज की दुनिया में हॉरोस्कोप लेते हैं, हॉरोस्कोप में जो योग बने हुए हैं, क्या वो योग वाक़ई में आपके हाथ में हैं? और अगर हैं, तो ही आपको उनका फल प्राप्त होगा, अगर नहीं है, तो वो सिर्फ़ कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, आपके हाथ में मौजूद नहीं। अच्छा सर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने पराशरी का पंच महापुरुष योग में मालव्य योग के बारे में ज़रूर सुना, हुँ, जो कि बनता है कि शुक्र अपनी राशि में हो या हुँ, अपनी उच्च की राशि में हो और वो केंद्र भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति की कुंडली में मालव्य योग बनता है। अब सवाल ये है कि साल में ये योग 3 बार बनेगा और लगभग 3 महीने तक बनेगा। एक तो तब जब शुक्र टॉरस में होगा, एक तब जब तुला में होगा और एक तब जब वो मीन में होगा।
और एक दिन में 8 घंटे के लिए शुक्र लगन में आएगा। तो 8 घंटे में पैदा होने वाले सभी लोग अपनी पत्री लेके घूमते रहते हैं कि देखो जी हमारे तो मालव्य योग है, स्वराशि है, केंद्र में है सर, हम तो खाली बैठे हैं, हम पे तो धन ही नहीं है, हम हमारा तो काम ही नहीं हो रहा। तो हुँ, ऐसे योगों को वेरिफिकेशन करने के लिए पामिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, जो आपकी यूनिक चीज़ों को बताती है। अब मैरिज के पॉइंट को अगर मैं कहूँ, जैसे क्या होता है कि यूजुअली कोई भी पत्रिका हो, चाहे कोई भी मेथड हो, लाल किताब हो, पराशरी हो, केपी हो, मंगल, जी। राहु, मंगल, केतु देखते ही दिमाग में हो जाता है कि ये तो देखो जी अंगारक योग बना हुआ है और यहाँ पे तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। लेकिन हमें वो हाथ में वेरीफाई करना है। अगर हाथ में मंगल राहु का प्रभाव नहीं है ना, या उतना डेंजरस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या कम से कम प्रॉब्लम होगी। मतलब पामिस्ट्री इटसेल्फ अ प्रॉपर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ को रेक्टिफाई करने अच्छा सर। अ, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने हमें बताई ये फैक्ट। सर क्या कुछ हाथ मतलब पामिस्ट्री में कुछ ऐसे ईज़ी से 1-2 चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हों, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख लें? क्या उसको हम एस्ट्रो से कनेक्ट करके देख पा रहे हैं? का। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एस्ट्रो पामिस्ट्री में जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, जी। वो उस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप पामिस्ट्री मैच करने जाओगे, तो शायद आप पामिस्ट्री मैच ना कर पाओ, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भृगु नंदी नाड़ी की। ओके। भृगु नंदी नाड़ी जो आरजी राव का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के बेस पे आप एस्ट्रो पामिस्ट्री एकदम फर्स्ट क्लास कर सकते हैं और एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ इवेंट पे पहुंच सकते हैं। तो मैं जो भृगुनंदी नाड़ी जानते हैं, अगर वो लोग जानना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ। हालाँकि इसमें पहले भृगुनंदी नाड़ी पे आपकी कमांड होनी चाहिए, देन आप पामिस्ट्री पे कर पाएँगे। तब कर तो पाएँ। जैसे मैंने एग्जांपल ही आपको दिया कि मान लीजिए आरडी राव कहते हैं कि किसी महिला की पत्रिका में मंगल उसके पति का सबसे बड़ा कारक हो। अब अगर मंगल जो है वो पत्रिका के अंदर दूषित है, दूषित नहीं, मतलब पापकत्री में है या स्थितियाँ उसकी खराब है, राहु उसके साथ बैठा है या केतु उसके साथ बैठा है, तो हाथ के अंदर मंगल के क्षेत्र के ऊपर राहु या केतु का वो निशान आपको दिखाई देगा। अच्छा सर। और अगर वो मैच कर गया, तो आप डंके की चोट पर कह सकते हो कि ये घटनाक्रम आपके साथ होंगे। अच्छा सर। ये वेरिफिकेशन हो जाती है। अब देखिए, राहु के विभिन्न वो होते हैं, एक सर्प जैसा मुख भी बनता है मंगल पर्वत पे, 2 मंगल पर्वत हैं, उच्च का और नीच का। जी सर। तो सर्प जैसा मुख भी बन सकता है, राहु की लाइन्स भी होती है, वो बहुत डिटेल है, क्योंकि जो पामिस्ट्री डिटेल करेगा वही समझ पाएगा राहु की लाइन्स कैसी होती हैं, जी, जी ठीक है? सर। तो और मंगल की रेखा भी बनती है, तो ऐसे ही हाथ में मंगल के क्षेत्र को मैंने इतना हिंट दे दिया कि मंगल के क्षेत्र को हम एनालिसिस करेंगे कि क्या मंगल वाक़ई में राहु से पीड़ित हो रहा है? जी। और जी तभी सर। तभी हम ये बात खुल के कह सकते हैं कि हाँ जी, देखो आपकी कुंडली में मैरिटल लाइफ का ये इश्यू है, नहीं तो वही मंगल राहु जैसी सेम कुंडली वाले मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहे होंगे। हुँ, जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी हाथ की रेखाओं में भी होना चाहिए। जैसे कि हम लाल किताब में दुरुस्त की कह देते हैं। कोई भी ग्रह जो है, वो आपकी कुंडली में है लेकिन उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है कि वो एक्चुअल उसी जगह का फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है सर। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरिफ़िकेशन ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। जी सर। सर जैसे कि एक मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल जो ना सबसे मेन समस्या यूथ की जो है, यूथ की तो शायद पता नहीं है कि नहीं है लेकिन पेरेंट्स की है। एक तो बच्चों की शादी का बहुत इश्यू रह जाता है ना? वो लेट जी। करना चाहते हैं। उसके बाद चलो शादी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो सर्वाइवल ऑफ मैरिज है, वो बहुत जो है मुश्किल काम हो गया है। ये पता चल सकता है कि आपकी जो एस्ट्रोपामिस्ट्री के अकॉर्डिंग या आपकी विधा में कि जो ये शादी है कब तक रहेगी? टिकेगी, नहीं टिकेगी, सही रहेगी, नहीं रहेगी? और कैसे पता चल जी, सकता है? जी, जी। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि सर्वाइवल ऑफ मैरिज जो हम देखेंगे, तो हमें उसमें आज के देश, काल और पात्रता को भी जोड़ना ज़रूरी है। हुँ।
अगर आप एक अच्छे ज्योतिष हैं या आप एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको इन सारी चीजों पे विचार करके शादी के विषय में किसी को कुछ बोलना चाहिए। ठीक है। आज लड़के की और लड़की की दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू जो पहले शादियां। बिल्कुल सर। देखिए, ग्रह तो अपने लंबे समय से उन्हीं स्पीड्स पे चल रहे हैं, उन्हीं पत्रियों में, उन्हीं 12 राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। बृहस्पति भी उन्हीं 12 राशियों में जा रहा है, शनि भी उन 12 राशियों में जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई 13वीं राशि बन गई है या कोई और वो चीज है। ये यानी ग्रह तो अपनी स्पीड, लेकिन मानव जगत के अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो सर्वाइवल ऑफ मैरिज में एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट में यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए, भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से शुक्र लड़के की कुंडली में पत्नी का कारक है और मंगल लड़की की कुंडली में पति का कारक हम्म, जी। है। तो हमें क्या करना है, मैरिज को कुछ लेयर्स में डिवाइड कर लेना है। पहली लेयर ये है कि हमें ये देखना है कि शुक्र की खुद की पोजीशनिंग कैसी है। शुक्र शुक्र ग्रह के साथ अगर उसके मित्र ग्रह हैं, तो लड़के की शादी के बाद उसकी पत्नी राज करेगी, मौज करेगी, खुश रहेगी, क्योंकि उसके आसपास उसके पड़ोसी दोस्त है। अच्छा सर। और अगर शुक्र के साथ में उसके शत्रु ग्रह बैठे हैं, तो विवाह होते ही वो लड़ाई झगड़े शुरू कर देगी, क्योंकि शत्रु उसको घेर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस लड़के के शुक्र के साथ में चंद्र होता है या शुक्र चंद्र, मान लीजिए शुक्र है, शुक्र के अगले घरों में चंद्रमा बैठा है, सूर्य बैठा है या केतु बैठा है या पीछे बैठा है, तो शादी हुई और उसके बाद मदर इन लॉ प्रॉब्लम कर दिए, चंद्रमा, सूर्य पिता प्रॉब्लम कर रहे हैं, इन लॉ प्रॉब्लम कर रहे हैं, या केतु आ गया तो कोई विच्छेद हो गया किसी न किसी कारण से, क्योंकि शुक्र कंफर्टेबल नहीं है ना इनके साथ। कहते हैं कि आप कहाँ कंफर्टेबल होंगे, कहाँ अच्छा महसूस करेंगे, जहाँ आपके टोली के लोग बैठे हों। हाँ जी। ठीक है। अब शुक्र शुक्र है मौज मस्ती या थोड़ा अपने दोस्तों के साथ रहने वाला। अब शुक्र के आगे सूर्य चंद्रमा उसके आसपास घेरे हुए हैं, तो जी। ऐसे में क्या होगा कि जैसी लड़के की शादी होगी, तो घर वाले कहेंगे नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे तो पल्ला चलता है, हमारे यहाँ तो रिचुअल ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। शुक्र कहेगा अरे कहाँ फंस गया मैं इन दुश्मनों के चक्कर में। अब वहीं पे शुक्र राहु के साथ है, शनि के साथ है या बुध के संबंध में है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है या गुरु उससे जुड़ रहा है, तो ऐसी महिला या उसकी ऐसी पत्नी आएगी, ऐसी पत्नी होगी जो रिचुअल्स को भी मानेगी, फैशन भी करेगी, लेकिन सब चीज सिस्टमेटिकली वे में चलेगी। जी। यहाँ पे सिर्फ अभी लड़के की बात हो रही है, लड़के की। ठीक है। अच्छा अब बिल्कुल जी। इसमें हाँ, अगर आप पराशरी पॉइंट पे जाएंगे तो आप सातवें भाव को देखें कि सातवां भाव पाप कत्री में तो नहीं है, यानी छठे भाव में और आठवें भाव में, सातवें भाव के, जैसे राहु बैठ गया छठे में और शनि बैठ गया आठवें में, या मंगल बैठ गया छठे में और केतु बैठ गया आठवें में, मतलब जो भाव है वो भाव भी शत्रु कत्री में नहीं आना चाहिए या पाप कत्री में नहीं। अच्छा सर। ये सेकंड जै लेयर। जी। हाँ जैसे सर आप एक बार बताएँगे जैसे सेकंड हाउस में आप कह रहे हैं मान लो कि राहु बैठे हैं, स हाँ। से सेवंथ हाउस में तो छठे और 8वें में दोनों भाव में देखने पड़ेंगे हमें? नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपका सेवेंथ हाउस खाली है। सेवंथ हाउस का। जी, ठीक है। जी। अब ये जरूरी है मैक्सिमम लोगों के सेवेंथ हाउस में प्लैनेट मिले, सेवेंथ हाउस अमूमन खाली भी मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं। जी, सेवेंथ हाउस खाली है। अब मान लीजिए सेवेंथ हाउस खाली है और एट्थ हाउस के अंदर केतु बैठा है, 8th हाउस में। जी, और जो सिक्स हाउस है, सिक्स हाउस के अंदर शुक्र बैठा है या मान लीजिए मंगल बैठा है। ठीक है। जी, तो अब क्या है, अब जब आप हाउस को, सेवेंथ हाउस को देखेंगे, तो सेवेंथ हाउस के आगे केतु आ गया, जो मंगल और केतु की बन नहीं रही है या शुक्र और केतु की बन नहीं रही है। सातवां घर है आपकी आपकी मैरिज, तो दो दो ऐसे एंटी प्लैनेट यहाँ बैठ गए, तो वो आपकी मैरिज लाइफ की स्थिति खराब करके रखेंगे। जी, ठीक है सर। अगर आप इसे केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि छठा भाव सातवें घर का 12वां है, छठा भाव 7वें घर का जी, 12वां है। तो वो भी वैसे भी ट्रबल क्रिएटर करेगा। अगर आप कान को इधर से पकड़ना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ऐसे भी पकड़ के देख लें कि वो भी जी, वही बात है। ठीक है। बाकी शुक्र शुक्र अपने, मैंने जैसे एक मैंने मोटा मोटा हिंट दे दिया, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में क्या है, मोटा मोटा हिंट देते हैं। बाकी क्या है, पाम हम चेक करते हैं।
अब हमने कह दिया कि शुक्र का केतु से संबंध आ रहा है लड़के की जी। कुंडली में, या शुक्र का 8 प्लॉट से संबंध आ रहा है, तो हमें पता है कि इसकी शादी टूट सकती है या झगड़ा हो सकता है, विच्छेद। अब हम सिंपली उसके हाथ को चेक करेंगे कि उसके हाथ में क्या वाकई में शुक्र के पर्वत पे या शुक्र की स्थिति में केतु का प्रभाव है। अगर है तो फिर हम उसकी टाइमिंग निकालेंगे और उसको स्पष्ट बता देंगे कि देखो मैरिज लाइफ आपकी चलनी मुश्किल है, या डिले है, या डिनाई है, और अगर अगर डाइवोर्स भी है, जैसे कई बार शादी के बाद आते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, तो हम वो पोजीशन देख के बता देते हैं कि हाँ, आपका डाइवोर्स आपके हाथ में और कुंडली में दोनों जगह वेरीफाई होके बता रहा जी। है। अब अगर हम बात करें लड़की की, हुँ। तो इसमें लड़की की कुंडली में हो गया मंगल। अब जी। अब मंगल के साथ में अगर किसी लड़की के मंगल पे गुरु की दृष्टि आएगी, या मंगल के फ्रेंडली प्लैनेट उससे जुड़े, मंगल के साथ फ्रेंडली प्लैनेट है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में 159 का त्रिकोण लेते हैं और 212 ज्यादातर लेते हैं, मतलब उसके नेक्स्ट हाउस और जो उसके साथ कंजस्टेड है, मतलब जो उसके साथ कंजंक्शन में। तो मंगल के अगर फ्रेंडली प्लैनेट होंगे तो शादी के बाद वो कंफर्टेबल रहेगी, यानी उसका पति कंफर्टेबल रहेगा। तो जब पति कंफर्टेबल रहेगा तो कोशिश ये रहेगी कि वो उसको भी प्रॉब्लम ना दे। तो आप देख लीजिएगा कि मंगल के साथ में जिस, या तो मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या गुरु ट्राइन में हो, या सूर्य का संबंध हो, तो आप देखेंगे कि कुछ भी हो जाए उनकी मैरिज लाइफ चलेगी जरूर, जरूर चलेगी। जी। और आपने एक बात सुनी होगी, अक्सर कई कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि जो हस्बैंड है उनका स्वभाव मेरे बिल्कुल पापा जैसा हाँ, है ना? बिल्कुल सही है ना? होते हैं। ये ये आप कुंडली में देख के बता सकते हैं, अच्छा, कैसे सर? जरूर चलेगी। जी। और आपने एक बात सुनी होगी, अक्सर कई कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि जो हस्बैंड है उनका स्वभाव मेरे बिल्कुल पापा जैसा हाँ, है ना? बिल्कुल सही है ना? होते हैं। ये ये आप कुंडली में देख के बता सकते हैं। अच्छा, कैसे सर? बड़ा सिंपल है कि अगर सूर्य, अब वन देखिए, ये भृगु नंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट है, तो 159, जी। 159, क्योंकि 159 की उसमें एस्पेक्ट होते हैं भृगु नंदी नाड़ी में। वैसे तो सूर्य को 7वां एस्पेक्ट मिला हुआ है और कोई एस्पेक्ट नहीं है, बट 159 और 212 मतलब नेक्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा हो तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है भृगु नंदी। तो जी सर, बीएनएन का मतलब है कि जैसे मान लो कि किसी भी घर में मंगल बैठे हैं तो उसको आप 1 लेके और नेक्स्ट 5 और 9 का जो बीएनएन के अकॉर्डिंग हम हाँ, करते हैं। उसका त्रिकोण जो जी, बैठेंगे। जी, जी सर। सर जैसे अब आपने ये बताया कि भई हम प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। अब ऐसे ही मंगल के साथ आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उनके दुश्मन बैठे हैं या दुश्मन की दृष्टि है, तो जो है हस्बैंड अगर प्रॉब्लम में है तो वाइफ भी खुश नहीं रहेगी, आगे जो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। सर फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी है या सिर्फ़ इसकी प्रेडिक्शन ही है कि हाँ, नहीं होगा या होगा? सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखो, पहली चीज तो ये है कि बेसिकली रेमेडीज है क्या? रेमेडीज का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, प्लैनेट ये कहता है, मैं भृगुनंदी नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। प्लैनेट ये कहता है कि मुझे आपको ये कष्ट देना है, मेरे ये कारक तत्व। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है लड़की के चार्ट में। जी। तो राहु महाराज कह रहे हैं मंगल के साथ मिलके कि भाई मुझे तो आपकी मैरिड लाइफ में भ्रम पैदा करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, झगड़े पैदा करने हैं, और हुँ। बेवजह लड़ाइयाँ करानी है, मतलब आपका स्वभाव में ठीक ही नहीं रहने। तो अब एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा है वो ये देखेगा कि यानी राहु महाराज ये कहना चाहते हैं मंगल से कि या तो आप मेरी टोली में आके शामिल हो जाओ, या मेरे से ज्यादा मजबूत हो जाओ, जिससे आप मुझे खत्म करो। तो अब ऑप्शन क्या है, जिस लड़की के मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है या मंगल शत्रु ग्रह के साथ है, तो आप कोशिश करें जो शत्रु प्लैनेट है उसके किसी कारक तत्व को अपना लीजिए, अच्छा सर, उसके अकॉर्डिंग जिससे, अपने आप लीजिए। जी। हाँ, जैसे एग्जांपल, अब आप यहाँ पे पॉडकास्ट देख के बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि मंगल राहु तो 2.5 घंटे तक, या मतलब इतने टाइम तक, इतने महीने तक लोगों के बनेगा, तो क्या सभी लोग उसमें होंगे? इसीलिए मैं साथ साथ कह रहा हूँ कि भाई पाम को भी रीड करना है, जी पाम सर। को इसी रीड करना है। तो यहाँ पे आप समझिए मंगल राहु है, और उनका हस्बैंड रेलवे में काम करता है, तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, रेलवे यानी सर कि आप इसको केतु से कनेक्ट कर रहे हैं सर? राहु से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, राहु एंड केतु। राहु जी सर। मतलब जो रेलवे है, रेलवे की क्या उसका हुआ कि अगर वो रेलवे में जॉब कर रहा है तो?
देखिए राहु जो है व्हील का कारक है, ओके ओके पहिए सर। का पहिए का जी सर। कारक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको रेलवे बोला, अगर वो व्यक्ति गाड़ी का काम करता है या राहु के कारक तत्व में उसका मान लो कोई रिसर्च वर्क का काम है या फॉरेन में रहता है या घर से दूर रहता है, तो मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि राहु कहता है कि आपने मेरे कारक तत्व को अपना लिया, अब मंगल महाराज मैं आपको रास्ता देता हूँ, आगे चलिए। बड़ा सिंपल है कि आपने लाल किताब में भी और नॉर्मली भी ये सुना ही होगा ना कि भाई शनि चंद्र के कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति का जो काम काज है वो स्टेबल नहीं रहता। आप जी सर। स्टेबल किस वजह से नहीं ले रहे, आप चंद्रमा के कारण नहीं ले रहे। लेकिन आज ज्योतिष ये भी तो कहेगा कि अगर आप चंद्रमा के काम कर लोगे तो चंद्रमा क्या कहेगा आपको कि ठीक है, कर लो आप मेरा काम, मैं अपना रास्ता छोड़ देता हूँ शनि महाराज। अच्छा सर। ठीक है। भृगु नंदी नाड़ी में रेमेडीज लाइव निकाली जाती हैं, इसलिए जो हम सलाह देते हैं वो ऐसी सलाह कह लो या रेमेडी कह लो कि जो आप कारक तत्व को अपनाएंगे तो प्लानेट आपके लिए रास्ता छोड़ेंगे। लेकिन देखिए वही वाली बात है कि जैसे मैंने 3 लेयर्स बताई ना, जितनी ज़्यादा लेयर्स खराब होती जाएँगी, चार्ट भी डिस्टर्ब है, हाथ में भी साइन बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो जहाँ डाइवोर्स होना है, वहाँ डाइवोर्स होगा। वो फिर रेमेडी से भी चीज़ें नहीं बचाई जा सकती। जी। सर मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो भी प्लैनेट खराब है, उ उस प्लैनेट ने तो काम करना ही है, तो आप उस प्लैनेट को और अपने और काम पे लगा दो। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मंगल की आपको लग रही है कि यहाँ दिक्कत आने वाली है, तो आप जिम शुरू कर दो या हैवी कुछ ऐसे यस, काम यस, वेरी गुड, बिल्कुल। मतलब पेन, आपकी मैरिड लाइफ में पेन आए, जी। इससे अच्छा है कि आप उस ग्रह के कारक तत्वों को कर लीजिए। देखिए, जैसे आपने रेलवे की बात कही, मान लीजिए केतु आ जाता है, तो जी। केतु में रेलवे भी जुड़ गई है, केतु के अंदर इलेक्ट्रिकल काम भी जुड़ जाता है, केतु के अंदर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से रिलेटेड भी काम जुड़ जाता है। मतलब क्योंकि एक बहुत सारे कारक तत्व हैं एक ग्रह के ना, तो वो आप सभी लोग तो इलेक्ट्रिक का काम नहीं कर सकते या सभी लोग तो गाड़ियों का काम नहीं कर सकते राहु के कारण, या बुध बुध आ जाएगा तो बुध के कारण अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास हिसार में मैं गया था, तो वहाँ पे मैं किसी की मैंने कुंडली देखी, एक लेडी की, उनकी कुंडली के अंदर मंगल, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन था। जी। तो भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट सीधा-सीधा दिखाई दे रहा है। मार्स के पास 2 दुश्मन बैठे हैं, मरकुरी एंड केतु। डेफिनिटली है कि उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होनी चाहिए, स्वाभाविक है। जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका कोई डाइवोर्स या विच्छेद या कोई गैप तो नहीं आया मैरिड लाइफ में, या हस्बैंड आपके बहुत थोड़े एग्रेसिव? कहती नहीं, ये तो एकदम संत आदमी है। हमारी पूरी रिश्तेदारी ये कहती है कि ये आदमी तो इसे चाय दे दो, ना दो, कह दो एकदम चुप बैठ रहता है, इस पे तो कोई भी वो नहीं है। अब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग लगा। फिर मैंने उनके हाथ को चेक किया, हुँ। तो हाथ में इम्पैक्ट थे, लेडी के हाथ में इम्पैक्ट थे पर इतने नहीं थे। फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? जी। तो उन्होंने बताया कि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में है। अच्छा सर। तो मेरा माइंड ने एकदम काम किया कि मंगल, मरकुरी आ गया आपके डॉक्यूमेंट्स के काम, जी। केतु आ गई आपकी कलम। हुँ। मैंने कहा इनके हस्बैंड तो ऑलरेडी इनके कारक तत्व अपनाए हुए हैं, इसीलिए इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। जी सर, वो यूज़ कर रहे हैं उन ग्रहों को अपने साथ ही, तो इसलिए वो नुकसान नहीं दे रहे। ठीक है। यही एक्चुअल में रेमेडी है। आप इसी को आप रेमेडी कह सकते हैं। अगर दान करना है, वो करना है, ठीक है, वो भी रेमेडीज काम करती हैं। एक्चुअली क्या है, मैं रेमेडीज को 3 फॉर्मेट में देता हूँ, भौतिक, दैहिक और दैविक। जी। भौतिक है भौतिक है वो व्यक्ति जो उस प्लैनेट से संबंधित आपके जीवन में उपलब्ध है। जी, दिखाई दे रही है और अच्छे से। हाँ, दैहिक है आपका शरीर, कि आप उस प्लैनेट से संबंधित क्या देह पे धारण कर सकते हैं। जेमस्टोन पहन सकते हैं, माला डाल सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। अच्छा, दैविक है कि आप उस प्लैनेट के जो लॉर्ड हैं उनकी आराधना करें। चॉइस आपकी है कि आप इन दोनों में, तो मैं भौतिक पे बहुत ज्यादा चलता हूँ, क्योंकि अगर लाइव इंसान अवेलेबल है तो क्यों ना हुँ। उस चीज को किया जा सके। और कई और हर आदमी भौतिक नहीं कर सकता, तो फिर उसको अन्य श्रेणी के बिल्कुल। अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर किसी की मैरिज लाइफ में या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देख ले कि कौन से ग्रह डिस्टर्ब कर रहे हैं उसे, उससे रिलेटेड जो काम है, उस ग्रह को ही काम पे लगा दो सर। अच्छी बात है सर ये बिल्कुल, तो। बिल्कुल।
ये कारक तत्वों की यूनिक चीज है, इसी को मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। देखिए, एक एक बात छोटी सी मैं यहाँ कहना चाहूंगा। भारत में इंटरनेट 1995 में ढंग से आना शुरू हुआ है। 1995 में जी। इंटरनेट, हुँ। और दुनिया में ऑलमोस्ट 1983 के आसपास इंटरनेट के बारे में चर्चा हुई। लेकिन क्या आप मुझे कोई भी ऐसी किताब बता सकते हैं ज्योतिष की पुरानी, जिसमें इंटरनेट का कारक लिखा हो? यानी इंटरनेट जब बना ही नहीं था तो ज्योतिष ऋषि लिखते कैसे? लेकिन आज अगर आप इंटरनेट के विषय में लोगों से बात करेंगे तो लोग कह देंगे इंटरनेट का कारक राहु है जी, हुँ। सोशल मीडिया का कारक मरकुरी है। यानी कि हमने अपनी एस्ट्रोलॉजी में चेंज किया ना समय के या अनुसार, जी। तो हम अपनी रेमेडीज में क्यों नहीं चेंज कर सकते, या हम इसे इस तरीके से क्यों नहीं कर क्यों नहीं कर सकते? जी सर। ये चीज? सर इसके साथ-साथ हमें आप 2-3 चीज़ें ऐसे बता दीजिए जैसे कि मान लो कि किसी की कुंडली में अ, शुक्र के साथ 2-3 उसके एंटी प्लैनेट है तो कोई आप अपने हिसाब से कि क्या रेमेडी की जा सकती है? कैसे ग्रहों को यूज़ कर सकते हैं वो? कि मान लीजिए लड़के की कुंडली है, और देखिए एंटी प्लैनेट आपको पता ही है कि शुक्र के एंटी प्लैनेट्स हैं सूर्य, चंद्रमा, केतु, ठीक है? ये इसके सबसे मेजर एंटी प्लैनेट्स, हुँ। ठीक है? और मंगल के लिए एंटी प्लैनेट्स हैं राहु और बुध, शनि, और केतु भी कई बार द्विगुणित नाड़ी में केतु भी कई बार कट करता है। तो अब सबके कारक तत्व हैं। अब मान लीजिए, अब एक एक बात तो ये है कि शुक्र तो हमेशा बुध और सूर्य के आसपास ही रहता है, 3 घर से ज़्यादा डिफरेंस तो बुध और सूर्य तो हमेशा आसपास ही रहेंगे, स्वाभाविक। हुँ। लेकिन उस आसपास होने में भी हमें देखना है कि और प्लैनेट्स कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, दृष्टि से एंट्री कर रहे हैं या साथ बैठ के एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें हमें उस प्लैनेट को पकड़ना है। देखो, सूर्य तो हमेशा ही साथ रहेगा और बुध भी साथ रहेगा। तो बड़ा सिंपल सा सेगमेंट है, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अपने सास ससुर की सेवा करो, तो ससुर, तो सूर्य जो है, जो ससुर का कारक नाड़ी में लेते हैं, वो तो वैसे ही आसपास ही है ना। तो हाँ। एक 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 रेमेडी तो ये हो गई कि अपने पेरेंट्स के अनुसार चलें। बाकी मैंने आपको रेमेडी बताई ना कि ये एक खेल है कारक तत्वों को यूज़ करने का, बहुत सारी रेमेडी बन सकती है। अब मान लीजिए लड़के की कुंडली में शुक्र, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, जानते तो। जी। अब अगर वो ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। हुँ। जी, वो सूर्य से रिलेटेड काम कर ही रही है और जी, काम भी कर रही है शनि रे भी। रेमेडी हो गई, आप समझ रहे हो? अब रेमेडी समझ आ गया होगा आपको, जी, ठीक है? जी सर। अब मान लीजिए अब मान लीजिए शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है, शुक्र, केतु, शनि है या कुछ। जी, जी। अगर अगर लड़के की कुंडली है, अब उसकी वाइफ से उसकी प्रॉब्लम हो रही है कुछ, अगर वाइफ कहे कि मैं टेलरिंग का काम शुरू कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम केतु नहीं। से रिलेटेड। जी, जी, जी। बहुत अगर वो कहती है कि मैं मेडिसिन्स का या डी फार्मा या बी फार्मा का काम शुरू कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। ठीक अगर वो कह देती है कि मैं वकालत कर लूँ, जी सर, तो पहले ही आप देख लो कि पत्नी के साथ क्या प्रॉब्लम किस ग्रह से आ सकती है, तो उससे रिलेटेड काम करा लो उससे। हाँ, हाँ। और क्योंकि देखिए, अब आप देखते होंगे सर्वाइवल की जो बात है, जी। लोग गुण मिलान भी कराते हैं, कुंडली मिलान भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, ठीक है? बट हमें बात ये सोचनी चाहिए कि देखिए, गुण मिलान को तो मैं बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि एक आपकी सिंगल पत्रिका काफ़ी है जो ये बता देती है कि आपका विवाह किस व्यवहार जैसे व्यक्ति से हो। ये इनफ है, ठीक है? जी। आपकी अकेली पत्रिका क्लियर कर देती है, तो आप दुनिया में किसी भी रंग की लड़की या किसी भी रंग के लड़के से शादी कर लो उसके बाहरी आवरण को देख के। लेकिन जैसे ही शादी होगी उसके तुरंत नेक्स्ट डे से उसमें वही व्यवहार आ जाएगा जो आपकी पत्रिका में उस संबोधित प्लैनेट के पास है। हुँ। इसलिए कई लव अफेयर्स जो पहले अच्छे चल रहे होते हैं, वो शादी होते ही टूटने इसलिए शुरू हो जाते हैं कि पहले जो बॉयफ्रेंड था वो बुध था और विवाह के बाद वो मंगल में तब्दील। जी सर। पहले वो मौज-मस्ती कराता था, पहले आप मूवी अगर आप देखने जाते थे या अगर आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते थे, तो वो फ़ोन कर के पूछता था कि कौन है साथ में? कहाँ हो? क्या हो? मुझे साथ लेके चलो। लेकिन शादी के बाद वो जब मंगल बन गया तो उसको पता है, अरे मूवी देखने जाने दे, कहीं भागेगी थोड़ी ना, शादी तो मेरे से हो रखी। लेकिन सही कह बस, लेकिन वो लेडी घर आके क्या लड़ेगी?
कि आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते, आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते। जी। तो ये प्लैनेट्स के गेम है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैच में मांगलिक, मैं सर्वाइवल में एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं मांगलिक के प्रभाव को जरूर कंसिडर करता हूँ, और वो कैसे करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। देखिए, मांगलिक 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठ के बनता है व्यक्ति। हुँ। तो इसमें क्या है कि अगर आप मांगलिक हैं, या लड़का या लड़की, और अगर मंगल, मान लीजिए किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ गया, जी। तो यानी कि मांगलिक हो रहा है, यानी मंगल अब कुछ घरों पे आधिपत्य जमा लेगा। फोर्थ हाउस पे जमा लेगा, सेवेंथ हाउस पे जमा लेगा, और एट्थ हाउस पे जमा लेगा, और लगन पे, यानी 4 घर उसको मिल गए। अब अगर आप मांगलिक बन गए और आपके इन भावों में मंगल का शत्रु ग्रह आके बैठ गया ना, तो आपका मांगलिक दोष पक्का आपको नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा सर। आप ये टेस्ट करना। मैं जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी कहता हूँ, मैं मेरे अपने अपने चैनल पे भी मेरी वीडियो है इसको लेकर एग्जांपल्स के साथ। मैं खुला जी। सिंपल कहता हूँ कि मंगल जैसी मांगलिक आपको बना रहा है, उसकी मांगलिक के जो हाउसेस होते हैं उसमें अगर उसके शत्रु ग्रह बैठेंगे, तो वो दोष ज्यादा आपको प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल, मंगल लगन में है और चतुर्थ भाव में राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, प्रॉब्लम। या शनि सेवंथ हाउस में आके बैठ जाए, प्रॉब्लम, क्योंकि वो मांगलिक के साथ मंगल जब अपनी दृष्टियों को फैलाएगा, उसमें उसके शत्रु उसे मिलेंगे, तो वो उसका मतलब मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटर बनेंगे। जी। अब यहीं पे थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मांगलिक, आप मांगलिक हो रहे हो और उसमें यदि आपके कोई ग्रह नहीं बैठा उसकी दृष्टियों में, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप किसी से शादी करो, चिंता मत करो मांगलिक। ठीक है। जी। और अगर बृहस्पति महाराज आके बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, सातवें में, आठवें, मतलब मंगल जहां से मांगलिक हो रहा है, अगर सातवें घर से हो रहा है, तो 10वां घर हो गया, लगन हो गया, और आपका सेकंड हाउस हो गया। तो बृहस्पति अगर आके बैठ जाएगा, तो वो काफी हद तक आपके मांगलिक के खराब दोष को निवारण कर देगा या कंट्रोल कर ले। अच्छा सर। जी, ये तो बड़ा आसान तरीका है सर देखने का। तो इसके साथ-साथ जैसे आप बृहस्पति का कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि भी पड़ जाए या वो बैठे ही आके उन घरों पर? हाँ, हाँ, दृष्टि भी पर उस घर पे अगर दृष्टि आ जाएगी तो भी बचा लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, लगन का मांगलिक व्यक्ति है और बृहस्पति किसी का 10वें भाव में बैठा है, तो उसकी 7वीं दृष्टि चौथे घर पे आ जाएगी। 7वीं दृष्टि चौथे घर पर आ जाएगी। जी। यानी मंगल की जो चीजें अगर प्रॉब्लम कर रही है, तो वो कंट्रोल हो जाएंगी। वैसे तो कोई ग्रह ना ही बैठे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकेस जुपिटर है, तो जुपिटर कंट्रोलेबल है। ये तो भ्रम बनाया हुआ है सारी दुनिया में, जी मांगलिक दोष है, आप शादी मत करना, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप ऐसे मत करना, आपका एक जीवन साथी बचेगा। अरे, मंगल बेचारा कहाँ बैठेगा, हुँ। कहीं तो बैठेगा। कोई गिने चुने हाउस उसके पास है, उसमें भी वो, ऐसे तो सारी दुनिया ही मांगलिक बनती जाएगी। बिल्कुल। कुछ कम्युनिटीज नहीं यूज करते हैं मांगलिक, क्रिश्चियंस ज यूज नहीं करते, मुसलमान यूज नहीं करते, सिख कम्युनिटी में भी एस्ट्रोलॉजी इतना यूज नहीं करते। तो क्या उनकी शादियां नहीं चल रही हैं? बात है कि अगर आप मांगलिक को देख ही रहे हैं, तो फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ माइन्यूटली देखें। तो ऐसे ही नहीं कि भई आप किसी को 1, 4, 7, 8 या 12 में देखा और कह दिया कि मांगलिक है, नहीं। आप ये बड़ा अच्छा आपने बताया तरीका देखने का कि एग्ज़ैक्ट जो है वो मांगलिक किस तरह देखे जा सकते हैं कि वो मांगलिक दोष नुकसान करने वाला है कि नहीं। जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि मांगलिक आप बने तो मंगल ये कह रहा है कि मैं आपके काफी केंद्र भावों पे अपना आधिपत्य रखूंगा। ठीक हुँ। है। अब अगर उसमें मंगल के साथ उसके उस आधिपत्य में शत्रु ग्रह आके बैठ जाएंगे, तो क्या होगा दोनों के बीच में, इमेजिनेशन। क्लैश हो जाएगा, जी। इस यही लॉजिक है, इस मांगलिक को देखने का जो लॉजिक है वो यही है। इसी के साथ-साथ जैसे आपने सर्वाइवल के बारे में हमें बता दिया, साथ में मांगलिक के बारे में और आपने हमें अच्छा बता दिया। इसके साथ-साथ द टाइमिंग ऑफ जो मैरिज है, वो भी देखी जा सकती है? जी, भृगुनंदी नाड़ी के कॉन्सेप्ट से भी आपको बता दूंगा, और थोड़ी पराशरी महादशा से जो मेरे को अनुभव आया है, मैं वो भी बता दूंगा। जी। भृगुनंदी नाड़ी में कॉन्सेप्ट है कि जुपिटर जब वीनस के ऊपर से गुजरेगा, या वीनस को एस्पेक्ट करते हुए गुजरेगा, तो व्यक्ति के लड़के की कुंडली में शादी का योग बने। ठीक है। यानी उस समय पे उसकी मैरिज हो सकती है।
लड़की की कुंडली के अंदर यही जुपिटर अगर मंगल से संबंध बनाते हुए ट्रांजिट से गुजरेगा, प्रोग्रेशन ये ट्रांजिट से यूज करते हैं आप, जी। तो आपका मैरिज की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, आप गुजरने का तरीका है 159, 159 में से मंगल के, या मंगल के ऊपर से गुजरना, या मंगल को एकदम सातवीं दृष्टि से देखना। मंगल को जी, 7वीं दृष्टि से देखना, हाँ, बृहस्पति का। ये तो हो गया एक जुपिटर का, लेकिन मैं अपने एक अनुभव से कह रहा हूँ कि खाली जुपिटर से मैरिज नहीं होती। शनि महाराज द्विगुणंदी नाड़ी में जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक शादी का कर्म नहीं शुरू होगा। इच्छाएं शुरू हो जाएगी, लेकिन हुँ। कर्म शुरू नहीं। तो शनि महाराज का भी कहीं ना कहीं संबंध बनना जरूरी है। कई बार जुपिटर का संबंध नहीं बनता और शनि महाराज मंगल से संबंध बनाते हुए उसको ज्वाइन कर जाते हैं। तो शनि महाराज जो होते हैं कई बार वो मंगल से संबंध बनाते हुए व्यक्ति की मैरिज को करा करा देते हैं। ये तो हुआ भृगुनंदी नाड़ी का यहाँ से फॉर्मेट। फिर जी। हम हाथ का यूज करते हैं। हाथ में टाइमिंग ऑफ मैरिज को और कुंडली की मैरिज को एक समीप पर नजदीक लेकर आते हैं और फिर उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि इस टाइम में इसकी मैरिज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो हम प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छा। और देखिए, कुंडली एक बारी को फेल हो सकती है, हाथ फेल नहीं होता। हुँ। जी। हाथ, क्योंकि हाथ में आप ये बहाना नहीं कर सकते कि जी लगन की डिग्री ऐसे थी, नक्षत्र अलग थे, समय में कुछ फर्क होगा, दशा नहीं ढंग से दे रही है। हाथ में ये कोई झंझट नहीं। हुँ। हाथ स्पष्ट अपनी बात कह देता है। और आपने टाइमिंग की बात करी, टाइमिंग से पहले 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। पहला ये देखना कि क्या इसकी शादी होगी, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, वो ये बताएगा, वो ये हाथ बताएगा। दूसरा, क्या इसकी शादी जल्दी होगी या लेट होगी, वो ये हाथ बताएगा। क्या इसकी शादी होगी ही नहीं, अच्छा। ये भी पहले वेरीफाई करना है। अगर आपने ये वेरीफाई कर लिया, फिर टाइमिंग निकालना तो चुटकियों का काम है। चुटकियों का काम, मैं कह रहा हूँ चुटकियों का काम है, पहले ये वेरीफाई। देखिए, आज दुनिया में लड़ाई क्या है एस्ट्रोलॉजी में, जो केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं या कस्पल इंटरलिंक जो भी कहते हैं, वो यही बात तो कहना चाहते हैं कि भाई जो पराशरी पद्धति आप फॉलो कर रहे हो उसमें इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप एक सिंगल डिवीजन कैसे निकाल के लाओगे पर्सन का। तो हम ये कहते हैं कि हम हस्तरेखा का प्रयोग करते हैं। हुँ। वो सबसे इंडिविजुअल है। इससे ज्यादा तो आप तो फिर भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने जाओगे कहीं पे, हमें कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं करना। हमारे पास अगर इंसान खुद अपना हाथ लेके आ रहा है, इससे बड़ी कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं। नहीं। जी। तो ये टाइमिंग से ऐसे बेगुना। अच्छा, पराशरी से कैसे देखना है वो भी मैं बता। जी। पराशरी में मैंने देखा है, राहु में केतु आ जाए या केतु में राहु की अंतर्दशा हो तो कई बार मैरिज हो जाती। अच्छा। हाँ, राहु में केतु की और केतु में राहु अच्छा सर। की। हाँ, ये और इसके अलावा सेकंड हाउस में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की अंतर्दशा चल रही हो, या फिफ्थ हाउस में 11th हाउस के लॉर्ड की अंतर्दशा हो, या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की अंतर्दशा, और कई बार नाइन्थ और फिफ्थ की हो तो मैरिज हो जाती है। यानी इसको सिंपली समझिए, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ और 11th हाउस के प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा जब चलेगी, इस टाइम पीरियड के बीच में मैरिज होने की चांसेस होते हैं। ये मैं अपने अनुभव से, जो भी मुझे अनुभव प्राप्त हुआ थोड़ा बहुत कंसल्टेशन में गिर गिर के वो चीज मैं आपको बता रहे हो। जी सर। तो टाइमिंग ऐसे देखी जा सकती है। तो जी। लेकिन इस
इसका तरीका तो सर हाँ, मतलब आप जैसे एक्सपर्ट हैं तो आप ही कर सकते हैं। नॉर्मली तो कुंडली देख के वैसे नहीं बताया जा सकता, है ना सर? जी। कुंडली से मैंने बता दिया कि शुक्र और गुरु के संबंध अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली लड़के की मैरिज होगी, और मंगल और गुरु के संबंध होंगे तो लड़की की भी मैरिज होगी। हालाँकि और भी प्लैनेट्स हमें डिवीज़न में देखने हैं, बट ये मोटा-मोटा ही पॉइंट है। आपने फिर राहु और केतु का भी बताया कि है ना सर, राहु और केतु भी जब हो तो भी हो सकती है मैरिज। तो हाँ, बहुत वो सारे हाँ, बेशक। देखे जा हुँ। जी। सर इसके साथ-साथ जैसे अब बृहस्पति देव की आप बात कर रहे थे कि जहाँ देख लेते हैं, वहाँ सब सही कर देते हैं। तो समझो कि सही हो जाएगा जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो सर क्या आप आज हमें बृहस्पति देव के बारे में कुछ बताएँगे कि चाहे फर्स्ट हाउस से आप ले लीजिए कि क्या इसका महत्व है हमारे लाइफ में? क्या आ जी। सकते हैं? इनके बारे में आप बता दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो मैं ये भी आपको बताऊँगा और लाल किताब के अनुसार जो छोटा-मोटा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा आपको। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा आपके आगे आओ कि जो आजकल शुक्र के उपाय को लेकर काफ़ी जी, अ जी सर। हाँ, मेरा ये सवाल वैसे भी था आपसे कि आजकल रील्स में बहुत अलग-अलग तरह की रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, पैसे आ जाएँगे, आप मतलब करोड़पति बन जाएँगे। तो काफ़ी लोग भ्रमित भी होते हैं। तो ज़रा ये बताइए कि क्या सच में ये जो शुक्र के उपाय हैं काम करते हैं? कि देखिए एक लॉजिक समझते हैं, शुक्र पैसे का कारक है, धन है। ठीक है? जी। आप पहले प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, शुक्र को उसमें रखें कि एक व्यक्ति के पास धन आने के क्या सोर्स हो सकते हैं। पहला एक सोर्स हो गया या तो वो जॉब करता हो, हुँ, ठीक है। जी, दूसरा सोर्स हो गया उसके पास या तो बिज़नेस हो। जी। तीसरा सोर्स हो गया या तो उसकी फैमिली कोई मदद करती हो उसे, हुँ, ठीक है। चौथा सोर्स हो गया या तो वो लूट करता हो, या वो स्पेकुलेशन की मनी करता हो, या वो शेयर मार्केट, मतलब कोई शॉर्टकट तरीका ऐसा वो करता हो। ये 4 पैटर्न हो गए, इसके अलावा तो कोई धन है नहीं, इसे लॉटरी भी फोर्थ में ही जोड़ लो आप इसे, ठीक। हुँ, जी, अब आप ये बताइए कि जॉब करने के लिए आपको घर से निकल के जाना पड़ेगा, अपने कुछ फेयर भी लगाने पड़ेंगे जॉब की प्लेस पे जाने के लिए, या वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी इंटरनेट चार्ज लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको सैलरी मिलेगी। यानी आपको उसमें अपना शनि और बुध लगाना पड़ेगा। यानी आपको अपना शनि यानी कुछ बल दे कर्म करेंगे आप, और बुध यानी माइंड का यूज़ करते हुए अपनी एबिलिटी जब प्रदान करेंगे तो आपको शुक्र की प्राप्ति होगी। हुँ, बिज़नेस में भी आप पैसा लगाएँगे, माल खरीदेंगे, कुछेंगे, वहाँ पे भी आप शनि जुड़ रहा है। घर वाले जो हैं, घर वालों के साथ भी यही संबंध है कि आपका उनसे कर्म से रिश्ता है, वो कर्म के अरे चलो बेटा इसका काम नहीं चला, चलो इसको सपोर्ट कर देते हैं। वहाँ भी आपका शनि कर्म जुड़ा हुआ है, बुध संबंध जुड़े हुए हैं। तो जब हर चीज़ शुक्र को पाने के लिए शनि और बुध की ज़रूरत है, तो शुक्र का डायरेक्ट उपाय काम कैसे करेगा? लॉजिक। अब मैं इसको पराशरी पॉइंट से समझा देता हूँ। धन का पहला हाउस है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के त्रिकोण में 2 राशियाँ आती हैं, एक बुध की, एक शनि की। एक कन्या राशि है, एक मकर राशि है। यानी या तो अपनी बुद्धि से धन ले लो या अपने कर्म से धन ले लो। यानी शुक्र को प्राप्त करने के लिए बुध और शनि चाहिए। पहले हाउस, सेकंड हाउस के पैसे की बात। अब आ जाइए पैसे के लिए दूसरी राशि या पैसे के लिए दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट घर कौन-सा है? वो है आपका 7वाँ घर, हुँ, तुला राशि। जिसे आप जी, व्यापार लेते हैं। अब हुँ, इसके त्रिकोण में जो 2 राशि हैं, वो भी बुध और शनि की हैं। यानी यहाँ पे भी अगर आपको पैसा चाहिए तो भी आपको बुध शनि होंगे, वो ही आपको पैसा दिला पाएँगे। तो बताइए शुक्र का डायरेक्ट उपाय काम कैसे करेगा? दुनिया जो पागल हो रही है कि शुक्र का उपाय कर लो शुक्र का। आपका शनि और बुध ही शुक्र को खींच के लेके आता है आपके घर पे। शुक्र डायरेक्ट चल के नहीं आता आपके घर। नहीं आता। जी, उसको खींच के लाना पड़ता है। यानी आपका सैटर्न जब तक आप कोई भी कर्म नहीं करेंगे, आपको पैसा मिल नहीं सकता। नौकरी के लिए भी आपको कर्म करना है, व्यापार के लिए भी आपको कर्म करना है, लॉटरी के लिए भी आपको पल्ले से पैसे लगाने हैं। इवन आप डकैती भी डालने जाओगे तो भी उसके लिए हथियार तो खरीदने पड़ेंगे, वो भी तो कर्म है। बिना कर्म के कैसे मिलेगा? तो शनि और बुद्धि तो है। बुद्धि है। जी सर, जी बिल्कुल। अ, स सर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि 159 तो सेकंड हाउस जो है हमारी जैसे वृष राशि है वो
शुक्र की राशि है, तो उससे हमारे व्यूअर्स जो हैं 1 पहला घर उसको मान के तो उससे 5वां मतलब छठा हाउस, ठीक है ना सर? वो जी। उसके बाद जो है 9 मतलब 10वां घर हमारा, वो शनि का हो गया। तो मैंने इसलिए बताया ताकि व्यूअर्स जो है वो थोड़ा कनेक्ट हो पाएँगे, जो न्यू हैं, उनको थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैं बाकी स्क्रीन पे भी लगा दूँगी उनके लिए। जी सर। जी। बिल्कुल। तो आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया कि शुक्र की प्राप्ति के लिए शनि या बुध का कर्म आपको चलाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। डायरेक्ट शुक्र के उपाय सिर्फ आपको भ्रमित ज़रूर कर सकते हैं। आप एक छोटी-सी चीज़ समझिए कि आपने अक्सर देखा होगा, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसके बर्थडेज़ आते हैं। अब अपने बर्थडे पे कोई आता है, उपहार देके जाता है, कुछ क्या करते हैं, पैसे दे जाते हैं कि लो जी पैसे ले लो, आपको आपका बर्थडे है, तो मतलब ऐसे उपहार के तौर पर पैसे देते हैं। अब आप देखिए, ना तो वो बच्चा नौकरी कर रहा है, ना वो बच्चा कहीं और कोई और कार्य कर रहा है। सिर्फ उसका बर्थडे है, उसका ओकेज़न है, पैसा उसको मिल रहा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो उसको पैसा मिल रहा है, वो उसके पिछले जन्म के शनि के कर्म के अनुसार मिल रहा है। अच्छा, जी। यानी कर्म तो पिछला भी कहीं करके आया होगा, तभी तो ऐसे परिवार में जन्म लिया है, जहाँ पे उसका बर्थडे होने पर उनकी सोसाइटी ऐसी है कि वो उनको उतने पैसे देके जाए। जी सर। कि बिना शनि बुध के कर्म के आप शुक्र को सोचें कि कंट्रोल कर ले, नहीं हो सकता। शुक्र, शनि और बुध के उपाय से ही आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। वैसे अब जी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी उपाय देता हो या कोई एस्ट्रोलॉजी करता हो, एक अच्छा ज्योतिषी वो ही व्यक्ति बन सकता है जिस व्यक्ति के पास 2 चीज़ें, पहला सिद्धांतिक ज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स अच्छे से आते हों, पहली चीज़, ठीक है? यानी कोई भी विधा आप फॉलो करो, पराशरी से लेके जेमिनी से बीसीटी जो आपको आता हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके ऊपर इष्ट कृपा होनी चाहिए, ज्योतिष के ऊपर इष्ट कृपा होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर इस कृपा नहीं है, तो ना तो उसका कहा हुआ कोई भविष्य कथन सही साबित होगा, ना उसके हाथ का दिया हुआ उपाय या दवाई किसी को लगेगी। सेम डॉक्टरों के साथ भी होता है। कहते हैं ना, पंडित जी लाल किताब में कहते हैं कि हाथ में शफा नहीं है तो उपाय भी काम नहीं करेगा। हुँ, भाई, बिल्कुल। ज्योतिष के हाथ में सफाई नहीं है तो आप रेमेडी से भला नहीं कर पाओगे सामने वाले का। तो इष्ट कृपा आपके पास होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये भी चीज देखते होंगे कई बार कि कई लोग ऐसे हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हुए, सदगुरु हुए या शंकराचार्य, या हमारे हिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे गुरु रहे, ठीक है? और मुंबई में स्वामी समर्थ हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स या एस्ट्रोलॉजी से सिद्धांतिक ज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास इष्ट कृपा है और उनके ऊपर ऑरा है अच्छा, इस कारण से वो जिस व्यक्ति को जो प्रसाद दे देते हैं या सिर पे हाथ रख देते हैं या कुछ सजेशन दे देते हैं, तो उस व्यक्ति का काम हो जाता है। वो कोई आपकी पत्री नहीं देख रहे, लेकिन उनकी जो इष्ट कृपा है। अब एक ज्योतिष इष्ट कृपा को मेंटेन कैसे कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे उस इष्ट कृपा को प्राप्त करें? तो उसके कुछ 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो पहला तरीका ये है कि आपके माता-पिता, उनके माता-पिता, आपके नाना-नानी और उनके नाना-नानी ने पीछे से ही अच्छे कर्म करते हुए, दान-पुण्य करते हुए, गुरुओं के अधीन रहकर अगर आए हैं, तो आपको वो ऑटोमैटिकली प्रारब्ध के रूप में मिलेगी, जी। जो आपके हाथ में नहीं है। हुँ, दूसरी चीज़ जो आपके हाथ में है इष्ट कृपा की, वो ये है कि जब आपके पास क्लाइंट या कोई जातक आता है पत्री दिखाने, आप उसकी लड़ी, घड़ी, गाड़ी, ड्रेसअप से मोहित होके अपनी प्रेडिक्शन में बदलाव ना करें। जी सर। या ये ना सोचें कि ये क्लाइंट आ गया है, मुझे तो इसको मोटे उपाय बता के या मुझे इससे खर्चा लेना है, ये तो अंगूठी-वंगूठी पहन के आया है, पैसे वाला आदमी है, इसको चलो हाँ। अपनी उसमें लाते हैं। तो अगर आपका ये भावना है तो आपकी इष्ट कृपा गई, समझिए। तीसरा पैटर्न क्या है कि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मुझसे ये कंट्रोल नहीं होता, मैं लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, मुझे
मैं क्या करूँ, मैं फिर भी एस्ट्रोलॉजी करता, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ सामने वाले से और मैं उसे ऐसे उपाय बता ही देता हूँ। तो भाई जी। जो आप कमा रहे हो ना, उस कमाई में से सही जगह पे दान करना शुरू कर दो तो थोड़ी इष्ट कृपा बन जाएगी। बन जाए। जी। अगर आप कमा रहे हो ज्योतिष से, मैं तो हर ज्योतिषी को कहता हूँ, जो भी कमा रहा है वो दान ज़रूर करे। चाहे गौशाला में दान करे, चाहे किसी गरीब बेटी का विवाह कराना उसमें दान करे, चाहे कैसे भी मदद करे। अगर वो करता है तो उसकी इष्ट कृपा मेंटेन रहेगी, एटलीस्ट भगवान उसका साथ देंगे। वरना ये वाणी वाक जो है, वो आपका साथ नहीं देगी। ये साथ लेने के लिए इष्ट कृपा होनी ज़रूरी है। देखिए, आज सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स चल रहे हैं, सिखा रहे हैं सब कुछ। एस्ट्रोलॉजी के सैद्धांतिक ज्ञान देने वाले टीचर्स बहुत हैं यूट्यूब पे। बट एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल प्रैक्टिशनर वही होगा जो ग्राउंडिंग लेवल पे इष्ट कृपा के साथ काम कर रहा होगा। इष्ट कृपा नहीं होगी तो सिर्फ आप सैद्धांतिक ज्ञान देते रहोगे। आप पढ़ा अच्छा सकते हो, लेकिन प्रिडिक्ट अच्छा नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया कहा सर कि ज्योतिष जो है इसको आप बिज़नेस के तौर पे मत लीजिए कि हमने इससे कमाना ही है। लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहिए तो इष्ट कृपा अपने आप आएगी। आप ये भी अच्छा कह रहे हैं कि अगर फिर भी आपको लगता है कि कमाना ही है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो दान कर दें, समर्पित कर दें। बिल्कुल। देखिए राखी जी, इष्ट कृपा के साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ लोग होते हैं जो ज्योतिष को चुनते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज्योतिष चुनती है। और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी खुद चुनती है, जिनका हाथ पकड़ती है, वो लोग वो होते हैं जो दुनिया में धक्के खा के, स्ट्रगल करके, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं या इसमें पहुँचते हैं, ये सवाल जानने के लिए कि हमने किया, हम किस वजह से परेशान हैं। तब वो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और वही लोग जीवन में रिसर्च करते हैं। और देखिए, वारमीर ने भी कहा है ना कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा मेथड है, जिसे आप इष्ट कृपा और इंटेंशन के साथ यदि अच्छे तरीके से करेंगे, तो मोक्ष के द्वार पहुँचाने में ये सबसे आसान और सबसे जल्दी मेथड है। क्योंकि जो जॉब आपको एस्ट्रोलॉजी में मिली हुई है, वो जॉब है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना या उन्हें सही दिशा दिखाना। और देखिए, परमात्मा के दर पे भी जाके इंसान 2 ही चीज़ माँगता है, या तो मुझे सही दिशा दिखा दे या मुझे सही चीज़ दे दे। तो मोक्ष मतलब ये है कि आपका बस लास्ट टाइम है, एस्ट्रोलॉजी करे मतलब ये आप बिल्कुल लास्ट स्थिति पे आ गए हो। अब अगर अपनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी की सर्विस आप देते हो, तो आप परमात्मा के नज़दीक ही जाओगे कि परमात्मा, जो आपने गुण दिए लोगों का भला करने के लिए, वो मैं अपना काम करके आपके पास आ रहा नहीं। जी, बहुत बढ़िया सर। जी, हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छी। अच्छा, अब आपने कहा, जो आपका प्रश्न था कि बृहस्पति के बारे में हुँ। क्या वो है? तो देखिए, आपके चैनल पे बहुत सारे लाल किताब के ज्ञानी व्यक्ति आए हैं और जी। उनके आगे तो मेरा लाल किताब का अनुभव कोई इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास होगा, जितना वो होगा, मैं अपनी एक पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ। देखिए, लाल किताब में जैसे बृहस्पति पहले भाव में बैठा है, तो लाल किताब में लिखा है कि देखिए, ये ऐसा नामवर राजा है, जिसके पास धन भी होगा और उसका खूब नाम भी होगा, ठीक हुँ, है? बिल्कुल। है तो उर्दू भाषा में, लेकिन मैं थोड़े सीधे हिंदी वाले शब्द इस्तेमाल करूँगा। साथ में ये भी कहा गया है कि मान लो अगर ये पढ़ा-लिखा, मान लो अगर इसके पास धन नहीं भी हुआ, तो कम से कम इसके लिंक इतने अच्छे होंगे सोसाइटी में कि इसके काम बन जाएँगे या दुनिया के काम बनवा देगा। जी। तीसरी बात ये लिखी है कि ये जितनी पढ़ाई करेगा, उतना धन कमाएगा और काफ़ी सुगध रहेगा। और लाल किताब के हिसाब से देखें तो ये प्लेसमेंट जुपिटर की बहुत अच्छी कंसीडर करते हैं। आगे भी करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी कंसीडर मानते हैं कि जी देखिए, 5वीं दृष्टि आ गई, 5वें भाव पे 7वां घर भी कंट्रोल कर लिया, 9वां घर भी कंट्रोल कर लिया। भाई 3 भाव तो कंट्रोल कर लिए, है ना? हुँ। बट मैं सवाल ये करता हूँ कि जो लाल किताब को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, चाहे व्यूअर्स, वो अपने हाथ रख के दिल पे और अपने अनुभव से बताएं कि आपको लगन में बैठा बृहस्पति वाला व्यक्ति गरीब भी मिला होगा, हुँ। बीमारी से ग्रस्त भी मिला होगा और ये सारी बातें उस पे लागू नहीं हो रही। आप शॉक्ड होंगे कि बृहस्पति यहाँ बैठा है, लेकिन ना तो इसकी पढ़ाई पूरी हो पाई है, ना इसके कोई ऐसे लिंक है, तो ऐसा क्यों? सवाल है ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आता है आपकी वाली बात कि ग्रहों को दुरुस्त करना, यानी वेरिफिकेशन करना प्लैनेट की, कि ये ग्रह वाक़ई में यहाँ बैठा है या नहीं, और बैठा है तो किस फ़ॉर्म में बैठा है।
तो जुपिटर जब लगन में बैठा है तो कई लाल किताब में ही पंडित जी ने कुछ हिंट तो पहले ही दे दिए कि भाई सातवां घर देखो, सातवां घर कुछ नहीं है, तो वो ग्रह चालू ही नहीं हुआ है, यानी वो स्टार्टअप ही नहीं पकड़ा उसने, एनर्जेटिक ही नहीं है। फिर एक जगह पंडित जी ये भी कह रहे हैं कि दूसरे भाव में, 12वें भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में यदि उसके शत्रु ग्रह बुध, शुक्र और राहु आके बैठ गए तो उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी या उसके लिए हर्डल पैदा होगी। चलिए ये भी कंडीशन हम पकड़ लेते हैं कि चलो, बट मैं इससे भी आगे आपको ले जाना चाहता हूँ। वो क्या कि लगन में बृहस्पति बैठा है ऐसे व्यक्तियों का, उनसे आपको 3 सवाल करने हैं। पहला सवाल ये है, अगर आपको लगता है कि जो बृहस्पति लगन में बैठा है वो वैसा फल नहीं दे रहा है, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए 3 सवाल करने हैं। पहला ये कि क्या आपने कभी अपने दादाजी को कुछ बुरा भला कहा है क्या? या अपने बचपन से के लेके आज तक अपने दादाजी की कोई इंसल्ट करी है क्या? या किसी ब्राह्मण को, ज्योतिष को या किसी पंडित को मारा है या उसने गाली-गलौज करी है, किसी के साथ गलत किया है क्या? अगर वो कहता है हाँ किया है, तो ये सीधा समझ लीजिए कि बृहस्पति लगन में बैठा है, लेकिन इस आदमी ने कर्म से खराब कर रखा है, जिसे कहते हैं लाल किताब, रिश्तों की जो किताब है, ये वो रिश्ता चेक करने का तरीका। दूसरा सवाल आप उससे ये करेंगे, ये मैं आज खुला दे रहा हूँ आपके चैनल पे, ये मैंने काफ़ी अनुभव करके लिखा है। दूसरा सवाल ये करेंगे, अगर वो कहता है नहीं जी मेरे दादाजी से मेरा बहुत अच्छा प्रेम रहा है, मैंने किसी से कुछ खराब बात नहीं की, तो आपने उससे सेकंड सवाल करना है कि क्या आपने जीवन में कोई पीपल का पेड़ काटा था? या किसी पीपल के पेड़ का दुर्व्यवहार किया था? या किसी पीपल के पेड़ को खराब किया था? अगर वो कहता है हाँ, तो आप वहीं से जड़ पकड़ लो, ये बृहस्पति खराब इसलिए है। तीसरा सवाल आप उससे ये कहेंगे कि आप ये बताओ कि क्या आपने किसी व्यक्ति का जो आपसे उम्र में बड़ा था, या तो आपका टीचर था, क्योंकि बृहस्पति टीचर का कारक है, या तो आपका टीचर था, या आपका कोई मित्र था, या आपसे कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति था, कोई भी, जो मोटा था और उसके मोटापे के लिए आपने खूब उसका मजाक उड़ाया, खूब उससे बातें कही और उसने बुरा माना। अगर ऐसा है तो वो उसी की बद्दुआ आपके लगन के बृहस्पति का रिजल्ट नहीं देने देगी। अच्छा सर ये भी है, मज़ाक नहीं बनाना किसी का, है ना? कितनी अच्छी बात आपने बताई। वैसे भी ना बनाएँ, मज़ाक बना के भी ग्रह खराब हो जाता है सर। बिल्कुल, आप देखिए मैं बृहस्पति की वही बात कर रहा हूँ। मैं वो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो ग्रहों के डिस्प्लेसमेंट से अलग हट के उनके एक्चुअल लाइफ पे, और आपको ये मिलेगा क्योंकि मैंने ये पाया है। जहाँ मैंने बृहस्पति देखा, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा नहीं हम तो वाक़ई में हमें स्ट्रगल है। तो मैंने उनसे चेक किया, जहाँ मुझे वेरीफाई हो गया हाँ, इन्होंने ये कर्म खराब कर रखा है। फिर उसको सुधरवाया और तब उनको वो रिजल्ट्स वहाँ के मिलने शुरू हुए। ऐसे ही अब मैं आपके लिए बृहस्पति खाना नंबर दूसरे भाव के बारे में भी कुछ बताऊँ। जी। बृहस्पति खाना नंबर 2 में या दूसरे भाव में, और व्यक्ति ये कहता है कि मेरा तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा और आपको लग रहा है कि बृहस्पति अच्छा रिजल्ट यहाँ देना चाहिए। मान लीजिए उसका चंद्रमा भी वहाँ जुड़ा हुआ है, सूर्य कहीं से जुड़ रहा है, तो हम समझेंगे कि भाई चंद्र सूर्य का भी बल आ गया, अब तो बृहस्पति महाराज बढ़िया ही करे। बृहस्पति सेकंड में अगर है और व्यक्ति दुःख पा रहा है, स्वास्थ्य का दुःख पा रहा है, या गरीबी का दुःख पा रहा है, या उसके रिलेशनशिप नहीं चल रहे, तो सवाल सिर्फ इतना करना है कि क्या अपने आपने अपने घर में अपने बुजुर्गों की, बड़े लोगों की पैसे की चोरी तो नहीं की थी? अच्छा। जी। अगर आपने बचपन में धन चुराया है, वैसे तो बोल देंगे सबने चुराया है, लेकिन एक इंटेंशनली कुछ काम होते हैं हुँ। कि आपने अपनी अपनी कुछ पर्सनल चीज़ करने के लिए आपने धन चुरा लिया। आपने फ़ोन लेना था, आपने यहाँ से आधे पैसे कर लिए और पता ही नहीं लगने दिया। घरवालों को भी 20 साल तक ये नहीं पता चला पैसे कौन निकाल रहा था, पता ही नहीं। तो आपने अपने सेकंड हाउस के बृहस्पति को खराब कर लिए। ये सेकंड हाउस का बृहस्पति धन चुराने के कारण आपको जो अच्छे फल देने चाहिए, उसमें दिक्कत देगा और धन के लिए तरसा देगा। सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति है, तो आपको ये भी कहा गया कि जैसे क्या है ना कि जगत गुरु वाणी पे कंट्रोल रखना, जिसको जो बोल देगा वो चीज़ हो जाएगी। तो बस इसी का ध्यान रखना है कि आपको जो आपका बोलने का तरीका है बचपन से, उसमें आपके एटीट्यूड नहीं होना चाहिए।
का प्रयोग करा है तो बृहस्पति खाना नंबर 2 वाला आपको फल नहीं दे रहा है, वो आपको डिस्टरबेंस दे रहा है। यानी लाल किताब की फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। लाल किताब में एक जगह वर्ड आता है सावधानियां। जो सावधानी कर लेगा उसे उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर। जो सावधानी कर लेगा उपाय की, अब जैसे कहते हैं ना कि शनि लगन में बैठा है तो कहते हैं कि सिर में तेल नहीं लगाना। तो अगर हाँ आपने सावधानी कर ली तो हो सकता है कि काफी हद तक सैटर्न का उपाय ना करना पड़े। जी। ऐसे ही अब बृहस्पति खाना नंबर 3 पे चलते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 3 जब होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि व्यक्ति गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पंगे ना ले। खाना नंबर 3 के बृहस्पति का अच्छा फल लेना है तो गलती से भी रेड लाइट जंप मत करना, गलती से भी सरकारी कानून तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना ये तीसरे भाव का बृहस्पति आपको कब पटकेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जी। और होगा क्या, ये वाले लोग ये काम करेंगे जरूर। करेंगे सर, बिल्कुल। ये जी। काम अच्छा, दूसरा क्या है, झूठ से बचना है। और तीसरी चीज क्या है कि जो फीमेल्स हैं, खास तौर पर स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कन्याएं हैं, या जो लड़कियां हैं, उनके साथ आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी नजर अच्छी होनी चाहिए। जी, जी। अगर आपने उनको दुख पहुंचाया या किसी तरीके से इंसल्ट करा तो भी ये बृहस्पति 3 में बैठ के आपको नुकसान पहुंचाएगा। जी। सर इसके साथ में हाँ, एक और जी, बृहस्पति 3 हाँ वैसे बोलिए। मैं बात ऐड और करना चाहूँगी जी, क्योंकि जी, बिल्कुल। है हमारे घर में भी है बृहस्पति 3 वाले। मतलब हमारी लाल किताब में इनको नामी शेरों का शिकारी कहा जाता है। मतलब जो आप इनको लगेगा ना कि जो सबसे ज़्यादा इस तरह के लोग होंगे ना जिनसे कोई लड़ना नहीं चाहेगा, तो ये वहाँ भी जाके लड़ लेंगे सर। ये है, जिनसे सब डरेंगे। तो बृहस्पति 3 वाले ये है, मैंने देखा है कि इनको ना ये डरते ही नहीं है कहीं पर भी पंगा लेते हुए, जैसे ये आपने कहा नहीं लेना चाहिए ये इनको। देखिए, जो मैंने कहा उसमें सीधा जवाब है। देखिए, अगर आप किसी देश पे रहते हैं, वहाँ सबसे बड़ा डॉन हो सकती है आपकी सरकार। जी। वहाँ तो आप और फिर बृहस्पति वाला सरकार से ही लड़ने के लिए तैयार है, तो अब आप सोचिए कि उसके क्या स्थिति। सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 4, जो कि एक और बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुँ, है। जी। अब बृहस्पति खाना नंबर 4 है और हम इस डाउट में हैं कि व्यक्ति को अच्छा फल मिलना चाहिए, मकान वगैरह भी मिलने चाहिए, व्यक्ति की एकेडमिक्स भी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा नहीं मिल रही। तो हमें 4-5 चीज़ें चेक करनी है। वो क्या? पहली ये देखनी है कि क्या व्यक्ति कहीं जीवन में लॉटरी तो नहीं खेल रहा? या कहीं उसको प्रॉपर्टी का जो सुख मिल रहा है या उसको जो हिस्से में चीज़ें आ रही हैं, उसको सामने वाले का भी हिस्सा ऑफ़र हो रहा है और वो सामने वाले का हिस्सा भी ले रहा है। उसको जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन वो भी ले रहा है। अगर चौथे बृहस्पति वाला अपने हिस्से के अलावा उसे अगर कहीं से ऑफ़र होता है हिस्सा, अगर वो उसको भी ले लेता है ना, तो इसका दोष लग जाता है, जिस कारण से चौथे घर का बृहस्पति नुकसान करने शुरू कर, यानी आपको न्यायप्रिय रहना चाहिए। आपका जितना हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में, हाथ जोड़ के कह दो मुझे इतना ही चाहिए, इससे बाहर मैं नहीं लूँगा एक कौड़ी भी। यानी अच्छा। कि चौथे बृहस्पति वाले को ईमानदारी से काम करना है, लालच से दूर रहना है, दूसरे के मकान, दूसरे की दुकान, दूसरे की कार देखकर मोहित होकर लालचपने में जल्दी से शॉर्टकट मनी अपनाने की कोशिश मत करना, वरना ये बृहस्पति 4 नुकसान देगा। दूसरा एक पॉइंट, मदर के साथ अगर आपका बिहेवियर खराब है, तो भी बृहस्पति खराब फल देगा। जी। चौथा घर आपको पता मदर। ही है कि मदर, जी। ठीक है। इसके बाद क्या है कि मदर के साथ-साथ में आपकी और भी लेडीज़ आ जाती हैं, जैसे मदर, सास, नानी, ठीक है? और ये खास तौर पे जैसे मंगल 4 वाले को कहते हैं ना कि नानी, सास, माँ दुखी रहे, जी, ऐसे जी। कुछ एक वर्डिंग है। तो यहाँ पे बस वही कारक तत्व तो आपको फिट करने हैं कि इन लेडीज़ के साथ में आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तो ये बृहस्पति 4 में जो है वो आपको खराब फल नहीं देगा या फल आपके कंट्रोल्ड रहेंगे। जी, वो माँ, नानी, सास, ज़रानी ये है शब्द हाँ, में हाँ, किताब में। हाँ। जी सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है। आता है खाना नंबर 5, सूर्य का घर है लाल किताब के हिसाब से, और सूर्य की राशि भी है और बृहस्पति का भी घर इसको वो लेते हैं कारक के। तो 5वें घर में जब ये बृहस्पति आया है, तो सिंपल सा एक फॉर्मेट कहता हूँ।
पांचवे वाले बृहस्पति अपने घर में, आप अगर रह रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे कामकाज में इतना अच्छा सक्सेस नहीं मिल रहा है या और चीजें बेहतर नहीं, तो एक चीज छोड़ दो जो आप कर रहे होगे, वो क्या है कि अपने घर में अपने आप से ज्यादा किसी को समझदार आप नहीं समझते। नहीं समझते। अच्छा। यानी पांचवा आपका बृहस्पति है, और अगर आप अपने घर में ये चीजें करोगे कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे मैं बता मेरे हिसाब से चलो, तो ये बृहस्पति पांच का आपको बाहर की दुनिया में नुकसान पहुंचाएगा। ओके। आपको जी। अपने घर के अंदर लोगों के डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी है। कोई अगर कहता है कि सपोज कोई फादर है, उसका बृहस्पति है, तो उसके जो बच्चे हैं अगर वो कहते हैं पापा हम अपनी राय रखना चाहते हैं, हाँ तो बेटा मोस्ट वेलकम, बताइए मुझे। ये नहीं अरे तुम्हें तू रहने दे, मुझे पता है तुझे कितना आता है, चल जा। ये ये ना। जैसे ही बोला, ये जी। बृहस्पति पांच आपको बाहरी दुनिया में नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आपकी बाहर बेशक इज्जत होगी, घर में इज्जत नहीं मिलेगी आपको। ये जो भी बैठे हैं वो लगा के भी देख लें। आप अपना एटीट्यूड या आपका प्राउड आपको मरवा देगा, यानी आपके मरवा देगा कहने का मतलब है आपकी काफी रिश्तों को खत्म करवा देगा और आपकी काफी चीजों को दिक्कत है। हाँ, जी। ज्ञानी बने, लेकिन कुछ जगह पे लोगों के डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करें, तो बृहस्पति पांच अच्छा फल देता है। अब जी। बृहस्पति छठे भाव की बात आती है। छठे भाव में यूजुअली वैसे ही बृहस्पति को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बताया है कि भाई रोग भी पहुंचा सकता है आपको, रोग वगैरह भी दे सकता है, और भी चीजों में दिक्कत। कई जगह तो ये लिखा होता है कि गोल्ड खो जाएगा। मैंने जितनी लाल किताब पढ़ी है कि कोई गोल्ड खो जाए, ये निशानी है बृहस्पति 6 की और बृहस्पति 2 की भी। मैं यहाँ पे पॉइंट कहता हूँ कि अगर आपका छठे भाव में बृहस्पति है, पहले तो ये वैसे ही थोड़े सिस्टमेटिकली चीजें खराब दे रहा है ना। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका छठे भाव में बृहस्पति है, तो आप बृहस्पति के जो कारक तत्व हैं, खास तौर पर क्या छठे भाव से संबंधित, वो क्या कारक तत्व हैं कि जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग सर्वेंट का काम करते हैं, जो लोग मतलब जो लोग निचला लेवल वर्क नहीं, जो मतलब मेहनती वर्ग है ज्यादा है, जी। उस मेहनती वर्ग के साथ में आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपको किसी व्यक्ति को खराब, मेहनती वर्ग को खराब बिहेव नहीं कर, नहीं करना। जी। तो तो आप सही रहेंगे, आपको ओबेसिटी भी इतनी परेशान नहीं करे। जी। अब बृहस्पति सातवें भाव के बारे में हम करते हैं। बृहस्पति सातवें भाव में है, और कहते हैं बृहस्पति सातवें भाव का है तो बहुत सारी निशानियां हैं कि भाई फादर से नहीं बनेगी, भाई से दुखिया, भाई से दुखी पाने वाला, ऐसी बहुत जी। सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख, मैं मेरी स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी भी हो सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर बात करें, जी। जिस जिस जेंट के बृहस्पति सातवें घर में बैठा होता है, उसको एक ही चीज पे ध्यान देना है, कंट्रोल करना है एक ही चीज पे, वो ये है अपनी पत्नी के अलावा उससे बाहर ध्यान नहीं। हम्म। अगर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम कर लिया और उसी के प्रति डिवोटेड हो गया, तो मैं कहता हूं कि उसको भगवान शिव जैसी उपाधि मिलेगी, सारी दुनिया परिवार समेत पूजेगी हत्या। अच्छा सर। जी। और अगर आप भटके और बहुत हद तक लिमिट क्रॉस करके भटक गए, तो यहाँ पे बृहस्पति आपको छोड़ेगा नहीं। एक दिन सारा चीजें, आपका सक्सेस, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी पत्नी, आपकी लग्जरी सबको ले जाए। आप समझ रहे होंगे मैंने पॉइंट कहा क्यों, हम्म, पता है। जी। सेवंथ हाउस। पर जी। हाँ, एक पॉइंट छोटा सा ऐड प्रेडिक्शन, बृहस्पति जिस जेंट्स के सातवें घर में होता है उसकी पत्नी बहुत अच्छी होती है यार, हम्म, संस्कार। उसकी जी। बहुत निभाने वाली निकलेगी जी, जी। बहुत अच्छा काम करने वाली, उसको एंड तक नहीं छोड़ेगी चाहे वो कितना खराब हो जाए, ध्यान से। पर जिस लड़की के बृहस्पति सातवें घर में है, हम्म, उसका पति अच्छे व्यवहार का नहीं। नहीं होगा। अब यहाँ कॉन्ट्रोडिक्टी बनेगा आगे, लेकिन मैं कहूंगा मेरा विरोध करने से पहले मेरी बात को लगा लो फिर विरोध। जी सर।
लड़की की कुंडली में चेक करो, अगर बृहस्पति 7वें भाव में है तो आप देखोगे वो लड़की ज्यादा अच्छी निकलेगी मैरिटल लाइफ को निभाने में, जिसकी लड़की के 7वें में। और लड़के के में है तो उसकी पत्नी अच्छी निकलेगी, यानी दोनों कंडीशन में हस्बैंड के लिए खराब है, यानी आदमी के लिए खराब है। और वो खराब सिर्फ इसलिए क्योंकि जब जेंट्स की कुंडली बनती है तो 7वें घर में फीमेल की तादाद बढ़ जाएगी। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहां की चीज इतनी मोटी कर देता है कि आप उसे ऐसे गिरफ्त में लेना चाहते हो पर वो आती नहीं। बहुत अच्छी बात बताई सर ये तो, कि भी जहाँ बैठेंगे, तो वहाँ की चीज़ों को बहुत बढ़ा देंगे। वै वैसे सर लेकिन आप, हाँ बोलिए अपना। जैसे आप ये कह रहे हैं कि बढ़ा देंगे, जैसे जहाँ बृहस्पति बैठते हैं, वहाँ स्थान हानि भी करते हैं, ऐसा भी है सर? उसी टाइप को आप जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी 5वें भाव का एग्जांपल दिया तो वहां पे आपकी नॉलेज ही आपका नुकसान कर रही है, तो कारका भाव नाशा वाला जी। वर्ड जो है वो वहां पे पूरा हो गया। 5th हाउस आपका नॉलेज भी है, 5th हाउस आपका ज्ञान आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, वो कारक भाव नाश हो गया ना, जहाँ बैठा वहां का भाव का नाश कर। नाश कर दिया, जी। अब 7वें भाव में यही हुआ। अब कई लोग सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों, फीमेल की कुंडली में भी तो बृहस्पति 7वें भाव में बैठ रहा है, वो भी तो मैरिज का घर है, वहां उसके ज्यादा दोस्त नहीं हो सकते क्या? या आप हाँ जेंट्स को ही बदनाम करना चाहते हो? जी। जब फीमेल की बारी आएगी तो ये अनुभव जो है ना, ये मेरा थोड़ा नाड़ी और लाल किताब का मिक्स है, इसलिए मैं ये बात नेक्स्ट कहने जा रहा हूँ कि जो फीमेल की कुंडली आती है ना, तो 7वें भाव में जो बृहस्पति है वो वहां पे फीमेल फ्रेंड की तादाद को बढ़ा देता है, मेल फ्रेंड नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, देखिए लाल किताब में एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, लाल किताब कहती है कि दोनों शादियों के लिए हम तो शुक्र देखते हैं, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। जी। पर नाड़ी कहती है कि लड़की के लिए मंगल देखना है, लड़के के लिए शुक्र देखना है। तो लड़के की जब कुंडली है तो 7वें भाव में शुक्र, मतलब ऑलरेडी महिलाओं का घर वो अधिक ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, फिर वहां बृहस्पति उनकी चीजों को पाने के लिए उस व्यक्ति को डगमगाता है। लेकिन स्त्री की आपको फ्रेंड्स ज्यादा मिलेंगी, वो अपनी मैरिज लाइफ से ज्यादा बेटर अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना या अपने दिमाग को बटा के रखेगी, या कीर्तन में या आध्यात्मिक चीजों में वो जाके रखेगी। आप देख लेना वो ज्यादा आपको ग्राउंडिंग रहेगी। ये तो आप अनुभव जब करेंगे ना, लगाएंगे जब देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। जी, ज़रूर लगाएँगे सर। अब जी। 8वें भाव की बात की, 8वें भाव के बारे में क्या कहना है? देखिए 8वां भाव क्या है? 8वें भाव में यदि बृहस्पति है तो यूजुअली कहते हैं कि इसको गैबी ताकत, या कहते हैं कि अचानक भगवान की हेल्प मिलती है ऐसे में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8वें भाव में बृहस्पति है और वह दिक्कतें कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको क्या सावधानी थोड़ी बरतनी है या समझनी है, वो ये है। पहली सावधानी है कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है या कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद जरूर करना, उसको इग्नोर करके मत जाना। अच्छा। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, बृहस्पति खाना नंबर 8 है। आप लिफ्ट से उतर के अपने घर से जा रहे हैं, आपके सामने पड़ोस के अंदर ही शोर आया कि अटैक पड़ गया लेडी को या जेंट्स को। आपने देखा, पर आप बहुत अर्जेंट काम पे हैं, जी। आपको है कि मेरा काम भी बड़ा अर्जेंट है, लेकिन आपने वो भाव ना देख के आपने सीधा क्या करा, उनको लेडी या जेंट्स को जो भी है उनको उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और सीधा आप हॉस्पिटल ले गए दिखाने के लिए। हुँ। तो ये बृहस्पति 8 अगर आपका है और आपने ये चीज कर दी, तो ये बृहस्पति 8 आपको सदैव कभी हमेशा अच्छे फल की तरफ ही रखे। और अगर आपने उस समय उस चीज को इग्नोर कर दी और अपने काम को तवज्जो पहले दी, तो ये बृहस्पति 8 का खराब परिणाम आपको मिले। यानी आपने अपनी इमरजेंसी को त्याग कर दूसरे की जान बचाने दी है, तभी तो आप गैबी ताकत के मालिक कहलाए। बहुत तभी तो अच्छी। 8वें भाव में परमात्मा उसी की तो मदद करता है जिसने कभी किसी की मदद करी हो। हाँ, तो जी, तो अभी भी उससे यही एक्सपेक्टेशन है कि वो अभी भी मदद करेगा किसी की इमरजेंसी के समय। हाँ, जी। लेकिन सच में हेल्थ और उसमें 8वें बृहस्पति वाले लड़ाई झगड़ों में भी चले जाते हैं दोस्तों के, कि वाह वाह पहुंच गए, फिर वो फंस के बैठ जाएंगे, फिर उन्हें कोई बचाएगा। इससे बेहतर है ऐसी जगह जाना है जो सत्य के साथ हो। ये नहीं कि वो लफंडर या दोस्तों में चले गए, कोई प्रॉब्लम करने वाला है वो फोन करा, हाँ चलो जी मैं आ रहा हूँ, वो चीज नहीं कर। खाना नंबर 9,
9 में बृहस्पति है तो ज्ञान का, धर्म का, मंदिर का, ये सारी चीजों का कारक आ गया। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। आपको अपने घर का भी मंदिर साफ रखना है, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो 9th का इश्यू देगा। आपको अगर बाहर कहीं मंदिर के प्रेमिसेस में जा रहे हो तो वहां पर भी फ्रूटी पीकर उसका डिब्बा बाहर डाल दिया, या बच्चे कोई भी गंद आपने ऐसे कर दिया, मंदिर परिवेश के अंदर आपको खराब कार्य नहीं करना, तो बृहस्पति नो सेटल्ड रहेगा। मतलब वो यही कहना चाहता है कि मेरी जो जगह है वहां पे दूषित मत करना, राहु मत पहुंचाना, वहां पे गंदगी मत पहुंचाना, और और अपने गुरु का ज्ञान मत बेच देना। मतलब कि आपके गुरु ने कोई आपको ज्ञान दिया और वो ज्ञान ऐसा रहा कि उन्होंने कहा कि इसको कमर्शियलाइज ना करो, इसको मतलब ऐसे रखो, और आपने उस गुरु के ज्ञान को अपने नाम पे पेटेंट करा के बाहर दुनिया में दिखा दिया, तो कुछ समय के लिए 9वें घर का बृहस्पति प्रसिद्धि तो दे देगा, लेकिन जब पर्दे फाश होने शुरू होंगे तो यही बृहस्पति नीचे ले आएगा। जी, ऐसा नहीं करना। यानी जितने अच्छे प्लेसमेंट लाल किताब में बृहस्पति के बताए गए हैं, उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि कितनी सतर्कता से चलना है, तो ही अच्छा है ये। जी, अगर 9वें घर का बृहस्पति है तो धर्म को वाकई फॉलो करना है, धर्म को कहना नहीं है, फॉलो करना। जी, अब 10वें घर का बृहस्पति यदि होता है तो देखिए लाल किताब कहती है पूजा पाठ ज्यादा नहीं करनी, ठीक है, ज्यादा तो धर्म में मतलब कर्म पे ज्यादा विश्वास रख। उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर आप भाग्य भरोसी हो जाओगे, कर्म भरोसे नहीं होगे, तो आपका चौथा घर जो आपका परिवार, कुल वगैरह, आपका घर सुख है, वो खराब हो जाएगा। जी, पर 10वें घर में यदि बृहस्पति है तो मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, जीवन में जब भी कोई बड़ा छोटा काम करो, यानी जॉब चेंज करो या कोई बिजनेस स्टार्ट करो या लाइफ में कुछ भी करो, तो सलाह ले लेना। अपने लेवल पे डिसीजन लोगे तो ये बृहस्पति 10 का नीचे गिराएगा, यानी बृहस्पति 10 में है तो सलाह लेके काम करे ऐसा। सलाह जी, अगर 10वें का बृहस्पति वाला व्यक्ति कह रहा है ना, पहले तो मेरा बहुत अच्छा था, अब तो मेरा काम नहीं चल रहा, पर पहले मैं जॉब करता था, तो उससे सिर्फ ये पूछना है कि भाई जॉब छोड़ने के लिए किसने सलाह दी थी? वो बोलेगा किसी ने नहीं दी थी, मेरे खुद ने दिमाग ने सोचा था कि मैं अच्छा। तो खुद के दिमाग से नहीं, दूसरे की सलाह लेके करनी है सर उसने कुछ भी। 11 में यदि बृहस्पति है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 11वें में बृहस्पति है और आप कहते हो कि मैं बोलता भी अच्छा हूँ, सब कुछ है, मेरा बिजनेस मतलब मैं काबिल भी हूँ सब कुछ, लेकिन काम नहीं होता। तो उसका एक कारण निकलेगा कि जब आप पब्लिक मीटिंग्स में बैठते हैं या आप पब्लिक से मिलते हैं, तो आप क्या करते होंगे, आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर देते हैं। जी, यानी कि बहुत ज्यादा बोलना और बहुत ज्यादा अपने ज्ञान का शो ऑफ करने के कारण सामने वाला व्यक्ति ये समझ लेता है कि इसको काम नहीं देना, ये तो ऑलरेडी इतना सच्चाई, इतना ऐसा वो कहता है, तो वो काम नहीं देते। मेरे प्रैक्टिकल पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि आपको चुप, 11वें बृहस्पति वाला जितना चुप रह के और अपनी नॉलेज को बैक ऑफ द माइंड रखे, प्रिटेंड ना करके बस हाँ जी आप मैं करूंगा काम ऐसे कर, बाद में अपने एफर्ट्स को दिखाए कि जब वो काम डन करा के लेके आ जाए कि देखो ये मैंने करा दी। जी, पहले अपनी तारीफ के गीत गा दोगे तो लोग आपको या तो काम नहीं देंगे या ये कहेंगे यार जब ये इतना नॉलेजेबल है, सब कुछ वो है, इसको जरूरत क्या है पैसे की, हुँ, इसे क्यों दे पैसे हम, क्यों दे? छोड़ो किसी और आदमी को दे। तो यानी आपका ज्ञान आप ही के लिए, आपकी नॉलेज आप ही की ट्रबल क्रिएटर बन। जी, 12वें घर में जब बृहस्पति है तो फिर से यहाँ पे ध्यान रखना है कि पीपल का पेड़ और गुरु स्थान वगैरह पे अच्छे से रहना है, वहां कोई खराबी ऐसी नहीं करनी है। प्लस अपने एक्सपेंडिचर वगैरह को देखकर चलना है। देखो बृहस्पति 12वां है ना, और अगर आप कहीं जाते हो ट्रैवलिंग पे या आपके घर के, वैसे घर से ज्यादा है कि घर से जब आप बाहर कहीं जाते हो ट्रैवलिंग, और वहां पे कोई अचानक आपको साधु टकरा जाता है, वैसे तो आजकल आपको पता है फ्रॉड बहुत है, आपको उससे सतर्क रहना, लेकिन जो एक्चुअल थोड़ा कोई व्यक्ति टकरा जाता है या मिल जाता है और आपको लगता है, आपके मन से आता है कि नहीं इसको मुझे कोई दक्षिणा देनी चाहिए हुँ, या मैं इसकी कोई मदद करूं, और अब वहां पे आप ऐसे निकाल के ऐसे रख लेते हो नोट को, तो ये बृहस्पति 12वें में थोड़ी दिक्कत कर सकता है। यानी जहां आप बाहर निकलो और अगर आपकी चाह बन जाए तो वहां देकर आओ। देखा, जी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आप कोई भगवान के दर्शन करने गए किसी मंदिर में और वहां पे दान पात्र है, तो दान पात्र के अंदर आपको दान चढ़ाना है,
आपने अपने जेब में हाथ डाला और नोट निकाला, आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा नोट निकाल दिया, आपकी बजट के, आपको लग रहा है कि पैसे के हिसाब से ये तो बहुत बड़ा नोट मीन्स कि ज़्यादा करेंसी का नोट है। अब आपका मन है डालूँ, पैसे ना डालूँ, डालूँ ना डालूँ। आपने क्या करा उसको रख के टटोला जेब में देखा छोटा नोट है, वो डाल दिया, ये नहीं करना। आप वो जो बड़ा नोट था एक बार उसपे डाल के तो देखो मेरे कहने से, एक बार उस कर्म को करके तो देखो, यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है लाल किताब के। एक बार करेंसी को खुली लुटा के तो देखो, जी। तो देखो फिर आपको कैसे पैसे आएँगे। यानी धर्म स्थान पे या बाहर कहीं ये अगर ऐसा है तो आपका जो फर्स्ट वो आता है उस कर्म को कर दो क्योंकि यूनिवर्सली वो चीज़ आपसे करवाने के लिए ग्रह प्रेरित कर रहा है। जी। तो ऐसे करने से आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेंगे। तो ये मेरे पास जो छोटा-सा अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बढ़िया सर, आपने ये कहा कि वो कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, जैसे कि लिखा होता है कई जगह। और सर इसके साथ ना मैं एक जैसे 10वें घर का एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि 10वें घर का बृहस्पति, जैसे शनिदेव के घर में बृहस्पति आ गए हैं, तो अब शनिदेव चाह रहे हैं कि काम करे ये बस, इसने कोई पूजा-पाठ नहीं करनी, तो वो अब बृहस्पति को शनि के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि जो भी है, मैंने बड़े जो अच्छे लोग हैं उनसे, कि ऐसा व्यक्ति ना पिछले जन्म में इतनी पूजा पाठ करके आया होता है, इतनी, तो इसको इस जन्म में कोई पूजा पाठ नहीं, उसने कहा है कि कर्म करने के लिए आए हो, कर्म करो, बहुत आप पूजा पाठ करके आए हो, धर्म कर्म। तो इस जन्म में सिर्फ आपने काम करना है, काम ही काम। जी सर। बहुत अच्छा अनुभव है आपका, बहुत अच्छी जी। बात है। सर आपने बहुत अच्छा हमें बता दिया सर, आज बहुत चीज़ें क्लियर की और बड़ी सरलता से क्लियर की, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है अब बीएनएन जिसने नहीं पढ़ी, या जैसे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, अब जिसने नहीं भी पढ़ी हुई वो भी मुझे लगता है कि इसको समझ पाएगा और इसको अप्लाई करके ज़रूर देखेंगे हमारे व्यूअर्स भी। और फिर जी। कोई वैसे, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी रेमेडी जो आपको लगती हो कि काम करती है और बेटरमेंट के लिए, तो वो आप हमसे क्लियर अगर करना चाहें तो? देखिए, सबसे बड़ी रेमेडी या सबसे बड़ी रेमेडी की ज़रूरत उस व्यक्ति को है जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? और जो घर के अंदर बंद होके बैठा है हुँ। या घर में बैठा है या डिप्रेसिव है, जो ये सिर्फ़ सोच ही रहा है, ऐसे कर लूँ, इसमें रिस्क तो नहीं हो जाएगा, इसमें ऐसे तो नहीं मतलब जो सिर्फ़ विचारों की दुनिया में। तो मैं एक ही रेमेडी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल रेमेडी वो ये है कि भाई अपने पैरों को चलाओ। यानी कि अपने घर से बाहर निकल के वॉक करना शुरू करो और जब भी ज़्यादा डिप्रेशन लगे, तो हमेशा शाम के समय वॉक करो जब सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद जो अंधेरे की वॉक है, उसमें वॉक करना शुरू करो। जब आप वॉक करोगे, आपका शनि भी चालू हो जाएगा और अंधकार के अंदर चलना शुरू कर दोगे, तो अपनी लाइफ के अंधकार के अंदर भी डिसीज़न लेना शुरू कर दोगे, उजाला ढूँढना शुरू कर जी। बहुत सिंपल रेमेडी है। कि आप वॉक करना देखिए वो और आप बात करेंगे ऐसे लोगों से तो वो आलसी मिलेंगे, वो कहेंगे घर से बाहर नहीं निकलना हमें बस। हमें कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी, हम नहीं जाएँगे। लेकिन आप उन्हें वॉक कराइए, शाम के बाद वॉक कराइए क्योंकि जब शाम के बाद आप वॉक करेंगे, तो जितने भी शनि, राहु, जितने भी प्रकोपी ग्रह जो अंधकार पैदा करते हैं, आप उस जी। अंधकार में बाहर निकल रहे हैं, अपने शरीर को बाहर लाए। तो साइकोलॉजिकली भी आप अंधेरे से डील करना सीखें। हुँ। जी सर। तो आप उनको दोस्त ही बना रहे हो ना उन ग्रहों को उस समय जाके। बढ़िया हाँ। सर। बहुत अच्छा सर। और बहुत नक्षत्र जी अच्छा। तो देख रहे हैं ऊपर से तारों की छाँव तारों का, ग्रहों का, सबका आपके ऊपर प्रभाव तो आ रहा है ना लाइवली जब आप उसके नीचे जाते हैं। बिल्कुल, तो दोस्त आप रोज़ जाओगे चल चल के उसी समय, तो वो दोस्त ही बन जाएँगे आपके उसी समय, जो भी ग्रह हैं। बहुत बढ़िया सर। आपकी सर आज का जो पॉडकास्ट था बहुत अच्छा रहा। बहुत आपने अच्छा ज्ञान दिया, बड़ी आसान भाषा में, और व्यूअर्स को मुझे पता है कि बहुत अच्छा लगने वाला है पॉडकास्ट सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सुशांत जी, हमें समय देने के आपका लिए। भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज सुशांत जी ने जो हमारे मन के संशय थे और ज्योतिष के जो रहस्य हैं, उनको बहुत सरलता से और सहजता से समझाने की कोशिश की है, और हमें उपाय भी बताए हैं ऐसे कि किस तरह हम ग्रहों को अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत 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 खुश रहिए। शुक्रिया।